एपिसोड की शुरुआत होती है एक काफ़ी सीरियस सीन से, जहाँ के कुछ एरोस्पेस इंजीनियर्स बैठे किसी खास प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। और इनमें से ही एक था सीरीज का मेन लीड U2 भी। उसने एक प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन दी थी। टाइम स्किप होता है और हम देखते हैं कि ये कुछ परेशान सा था क्योंकि उसका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस सीरीज की फीमेल लीड ज़ाओ जिंगजिंग मूवी इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है और अभी अभी उसे बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। जिंगजिंग की मैनेजर उसे कार में बताती है कि किसी ने उसके खिलाफ में ऑनलाइन पोस्ट किया है कि वो हमेशा से खूबसूरत नहीं थी, बल्कि उसने बहुत सारी सर्जरीज कराई हुई है। और हाई स्कूल डेज में उसे एक लड़के ने बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट भी किया था। लेकिन जिंगजिंग ये सब कुछ सुनकर परेशान नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी उसके फैंस ने ऑनलाइन उस अकाउंट होल्डर को अच्छा सबक सिखाया था। जिंगजिंग अपने मैनेजर से कहती है कि इसमें कुछ बातें सच है और कुछ झूठ। फिर वो कहती है कि वो खूबसूरत तो नेचुरली ही हमेशा से थी, लेकिन ये बात सच है कि उसे एक लड़के ने रिजेक्ट कर दिया था। तभी उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड का मैसेज आता है जो कि उसे ऑनलाइन कमेंट्स पर ध्यान ना देने के लिए कह रही होती है। जिंगजिंग उसे बताती है कि उसे इस सारी चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके फैंस ने इस मैटर को खुद ही हैंडल कर लिया है। और भी उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे बताती है कि जिस लड़के ने उसे रिजेक्ट किया था उसका उसकी GF के साथ में ब्रेकअप हो गया है। लेकिन इस बात से जिंगजिंग कुछ भी ज़्यादा खास रिएक्ट नहीं करती और कॉल को कट कर देती है। लेकिन इसके बाद हमें उसके हाई स्कूल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि वो उस लड़के को पसंद करती थी। वो यूटाओ ही था और उसने जिंगजिंग को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि उसे कोई इंटेलिजेंट लड़की चाहिए जो उसका साथ दे सके। इसके बाद में हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें कि जिंगजिंग एग्ज़ाम दे रही थी, लेकिन उसके लिए पेपर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। लेकिन U2 ने उससे सबसे पहले ख़त्म कर दिया था क्योंकि वो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। प्रेजेंट में जिंगजिंग सोच रही होती है और अपने मन में वो U2 को एड्रेस करते हुए कहती है कि उसने तो कहा था कि उसे ऐसी लड़की चाहिए जो उसका साथ दे सके, लेकिन जिस लड़की को उसने चूज़ किया उसने तो उसका साथ बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। और उसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि शायद वो अब भी यूटाओ को पसंद ही करती है। घर पहुंचने के बाद में उसे एक न्यूज़ मिलती है जिसमें कि ई-स्पोर्ट्स की वो ब्रांड एम्बेसडर थी। उसका एक गेम वीडियो वायरल हो गया था जिसमें कि वो ठीक से नहीं खेल पा रही होती और लोग उस पर कमेंट कर रहे थे कि अगर वो गेम में अच्छी नहीं है तो फिर उसे एम्बेसडर क्यों बनाया गया है। उस कंपनी को भी लोग जिंगजिंग की एम्बेसडर की पोजीशन से हटाने के लिए कंसिडर करने को कह रहे होते हैं, लेकिन वो उसे एक मौका दे देते हैं खुद को प्रूव करने का लोगों के सामने, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है तो वो एम्बेसडर नहीं रह सकती। जिंगजिंग मान जाती है क्योंकि अगर वो खुद को प्रूव नहीं कर पाई तो उसकी आने वाली मूवीज़ भी उससे छीन ली जाएंगी। और इस बात को एग्री करके वो तुरंत उसे ऑनलाइन पोस्ट भी कर देती है। जिंगजिंग की मैनेजर उसे बताती है कि उसी अपोनेंट ने ये पोस्ट किया जिसने कि उसे हाई स्कूल वाले इंसिडेंट को पोस्ट किया था, और वो कंक्लूड करती है कि शायद ये कोई जेलस लड़की है। लेकिन जिंगजिंग इस पर अपना दिमाग यूज़ करने के बजाय अपने मैनेजर से कहती है कि उसे जल्दी से उसके लिए इस गेम की कोच को ढूंढना होगा। टाइम स्किप होता है और अगले दिन पर जाता है जहाँ की जिंगजिंग एक अवार्ड शो को अटेंड कर वापस अपनी वैन में आकर बैठ जाती है, जहाँ की उसकी मैनेजर उसे आकर बताती है कि उसने उसके लिए में कोच ढूंढ लिया है, जिसने कि जिंगजिंग ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी मैनेजर उसे मिलवाने के लिए लेकर जाती है, जहाँ कि वो हंसते खेलते उससे मिलने के लिए जाती है। लेकिन उसे देखते ही उसका चेहरा उतर जाता है क्योंकि उसने उम्मीद की थी कि वो कोई हैंडसम चार्मिंग लड़का होगा, पर वो तो कोई चबी सा आदमी था जो कि कोई और नहीं बल्कि उसकी मैनेजर का हस्बैंड था, जिसकी हंसी देखकर जिंगजिंग का मूड भी ख़राब हो जाता है। जिंगजिंग की मैनेजर उसे समझाती है कि ये सही होगा जिससे कि किसी भी बाहर वाले को नहीं पता चलेगा कि उसे इस गेम के बारे में कुछ भी नहीं आता। और जिंगजिंग भी मान जाती है कि और फिर वो गेम भी खेलना स्टार्ट कर देती है। पहले मैनेजर के हस्बैंड उसे गेम के बेसिक रूल्स को समझाते हैं और फिर खेलने लग जाते हैं, लेकिन जिंगजिंग इतनी बुरी तरह से खेल रही होती है कि सब सोचने लगते हैं कि आखिर आगे क्या होगा। काफ़ी खेलने के बाद में जिंगजिंग की मैनेजर उसे वापस घर भेज देती है स्ट्रिक्ट वार्निंग के साथ में कि वो अपने पर्सनल फ़ोन से गेम नहीं खेलेगी सेफ रहने के लिए। लेकिन जिंगजिंग एक दूसरी ID बनाकर खेलने लग जाती है। उसे गेम में पता चलता है कि इन दिनों U2 गेम में नंबर 1 प्लेयर है, और वो सोचने लग जाती है कि क्या ऐसे नहीं हो सकता कि U2 ही उसे गेम सिखाए। और वो फ्लैशबैक में याद करती है जहाँ कि उसने अपने सोशल मीडिया पर U2 को रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। इसलिए जिंगजिंग ने उसे एक फेक ID बनाई थी जिसमें कि उसने U2 के एरोस्पेस इंजीनियरिंग के इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें डाली थी। उसका ध्यान प्रेजेंट में वापस आता है नोटिफिकेशन पर जो U2 की थी, जिसने कि उसे गेम के लिए इनवाइट किया था। जिंगजिंग बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये तो गलती से हुआ था, लेकिन फिर भी वो उसकी टीम में ही चिपकी रहती है। और फिर U2 की गेमिंग स्किल्स देखकर सारे लोग सरप्राइज थे, लेकिन उसकी वजह U2 गेम हार रहा था, इसलिए वो जिंगजिंग को चैट्स के थ्रू अच्छे से खेलने के लिए कहता है। जिंगजिंग जब उसे बताती है कि वो नहीं है
और खेलना सीख रही है तो यूटू उसे वॉइस चैट ऑन करने के लिए कहता है, क्योंकि वो खुद उसे गाइड करने वाला था। जो सुनकर जिंगजिंग तो खुश हो जाती है और हम देखते हैं कि यूटू भी गेम खेल रहा होता है। यूटू के साथ में उसके और भी दोस्त है, उस गेम को खेल रहे होते हैं और आपस में माइक की मदद से सारे लोग बात भी कर रहे होते हैं। अभी तक जिंगजिंग ने कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन जब वो बोलती है तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे एक लड़का एक्सपेक्ट किया था। उनमें से एक लड़का यूटू से कहता है कि उसने एक लड़की को ऐड क्यों किया। उन्हें तो लगा था कि वो बस लड़कों के साथ में खेलता है, जिस पर कि यूटू उन्हें बताता है कि उसे भी नहीं पता था कि वो एक लड़की है। वो सभी जिंगजिंग को झाड़ियों के पीछे में छिपने के लिए कहते हैं, लेकिन जिंगजिंग फिर से गलती कर देती है और उसकी वजह से सबके पॉइंट्स कट हो जाते हैं। उनमें से एक तो जिंगजिंग को डांट भी देता है और यूटू को एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है कि वो कैसे लोगों के साथ में गेम्स खेलता है, लेकिन यूटू भी चुप नहीं रहता और गेम एक बहुत ही एनर्जेटिक एंट्री करके उसे जीत भी लेता है। जिंगजिंग को ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है और वो गेम बंद करके फिर से यूट्यूब के बारे में ही सोचने लग जाती है, लेकिन वो खुद को समझाते हुए कहती है कि वो 30 इयर्स की होकर यूट्यूब पर किसी टीनेजर की तरह में क्रश कर रही है। क्या पता वो पहले जैसा ना हो, वो बाल्ड हो गया हो या फिर मोटा या फिर अगली। अगली सुबह उठते ही वो अपनी बेस्ट फ्रेंड पाई पाई को उसके गेम्स में लुक्स और स्किन स्पाई करने के लिए कहती है। जब वो काम से खाली होती है तो उन लुक्स और स्किनिंग को सभी को गिफ्ट करती है, बस यूट्यूब को छोड़ के। और इसकी ये मक्खन लगाने की तरकीब काम भी करती है। थोड़ी देर के बाद गेम खेलने के बाद में सभी उसके साथ में नहीं खेलते और पूछने पर बताते हैं कि वो रैंकिंग के लिए मैच करने वाले हैं, लेकिन उसकी कोई भी रैंकिंग तो है ही नहीं। जिंगजिंग कहती है कि उसे उन्हें गिफ्ट्स देने का क्या फ़ायदा हुआ, उन्होंने तो उसे निकाल ही दिया। ये सुनकर सभी स्माइल करने लग जाते हैं, लेकिन जिंगजिंग को इस बात का आइडिया नहीं था कि उसने गेम लॉग आउट नहीं किया है, जिससे कि उसकी भी बातें सभी सुन पा रहे होते हैं। यूटू का एक फ्रेंड उसे जिंगजिंग के साथ में मैच पार्टनर करके खेलने के लिए कहता है, जिससे कि उसकी रैंकिंग बन जाए। यूटू जवाब देता है कि उसने सिर्फ उसे ही कोई गिफ्ट नहीं दिया, जिस पर कि उसका दोस्त उसे ऑफर करता है कि अगर उसे जिंगजिंग के साथ में पेयर करके 2 मैचेस जीत लिए तो वो अगले 2 हफ्तों तक घर आकर सारा काम करेगा, जिसके लिए कि वो मान भी जाता है। इसके बाद में वो जिंगजिंग को रिक्वेस्ट भेजता है, जो देखकर पहले तो वो सरप्राइज होती है, लेकिन फिर एक्सेप्ट कर खेलने लग जाती है और अपने प्रॉमिस के हिसाब से यूटू उसे 2 राउंड जीतने में मदद करता है और उसकी रैंकिंग्स बढ़ा देता है। अगले दिन जिंगजिंग के मैनेजर के हस्बैंड उसे बताते हैं कि जिंगजिंग में गेम्स खेलने का नेचुरल टैलेंट नहीं है, लेकिन वो पैशनेट है और उसके लिए अच्छी बात है। तभी जिंगजिंग उनके पास में आकर उन्हें हड़बड़ी में बाय कहकर चली जाती है, क्योंकि यूटू ऑनलाइन हो गया था। लेकिन कार में जाकर वो देखती है कि वो वापस से ऑफलाइन हो गया है, जिससे कि वो अपसेट हो जाती है। वहीं यूटू तैयार होकर अपने बिजनेसमैन दोस्त से मिलने के लिए जाता है। उसे कहता है कि यूटू अब भी हाई स्कूल जितना ही हैंडसम है और यहाँ हमें पता चलता है कि यूटू को अपनी जॉब एरोस्पेस साइंटिस्ट के तौर पर छोड़ने का सोच रहा है। उसका दोस्त शॉक होता है, क्योंकि यही यूटू का ड्रीम था हमेशा से, लेकिन यूटू अपनी पर्सनल लाइफ से खुश नहीं था। उसके दोस्त उसे अपने साथ में फाइनेंस की फील्ड को ज्वाइन करने के लिए कहता है। इसके बाद में यूटू अपने कुछ और दोस्तों से भी उनके बारे में बात करता है और फिर अचानक से उसे अपने हाई स्कूल के ग्रुप चैट में जिंगजिंग के बारे में बुरे कमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि वो जेलस लड़की ने किए उसके रिगार्डिंग कि कैसे उसने यूटू ने रिजेक्ट कर दिया था। वहीं जिंगजिंग अपने घर में बैठी थी, जिसे कि पापा उसे कॉल कर बताती है कि कैसे यूटू ने ग्रुप चैट में उसकी साइड ली है और सबका मुंह बंद करवा दिया और उन्हें उन चैट्स का स्क्रीनशॉट भी भेज दिया, क्योंकि जिंगजिंग सेलिब्रिटी होने के कारण उस ग्रुप में नहीं थी। जिंगजिंग को ये देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरी तरफ यूटू का दोस्त उसे कहता है कि वो अच्छा कर रहा है, उस फील्ड को छोड़, उसके फील्ड में पैसे नहीं है और ना ही रिकॉग्निशन है। और फिर वो उसे उसकी XGF का नाम भी लेकर कहता है कि उसे क्वाकविंग से पैचअप भी कर लेना चाहिए, उससे उसकी जैसी स्मार्ट लड़की कभी भी नहीं मिलेगी। लेकिन यूटू उसके लिए साफ मना कर देता है और उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है और फिर वो अपना मूड फ्रेश करने के लिए गेम लॉगिन करता है, जिस पर कि जिंगजिंग उसे तुरंत गिफ्ट्स भेजती है, लेकिन इस बार यूटू उसके गिफ्ट्स भेजने से मना कर देता है। जिंगजिंग फाइनली हिम्मत कर उससे कहती है कि वो उसका कोच बन जाए और कहती है कि वो उसे गेम कंपनी में काम करती है और एम्प्लॉयज़ का मैच होने वाला है, लेकिन जिंगजिंग उससे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाती है। यूटू जिंगजिंग को मना कर देता है कि वो उसका कोच नहीं बन सकता, जिस पर कि जिंगजिंग उससे कहती है कि वो अगर उसका फुल टाइम कोच नहीं बन सकता तो बस उसकी गेम को मॉनिटर करा करे और उसकी गलतियाँ बताकर उसे कुछ ट्रिक्स बता दे, और वो उससे बिल्कुल बेग करने लग जाती है तो उसे वो सिखा दे, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिंगजिंग को इतनी ज़्यादा मिन्नतें करते देखकर यूटू भी मान जाता है। इसके बाद में जिंगजिंग दिन रात बस गेम में ही ध्यान लगाने लग जाती है और उसकी मेहनत रंग भी लाती है, क्योंकि उसकी गेमिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गई होती है। काफ़ी टाइम तक गेम खेलने के बाद में जिंगजिंग नोटिस करती है कि यूटू अक्सर उसे अपनी चांस दे दिया करता है, जिससे कि वो पॉइंट स्कोर कर पाए। जिंगजिंग के साथ में उसके दोस्त भी नोटिस कर रहे होते हैं,
जिंगजिंग के पूछने पर कि यूटू उसे कहता है कि उसकी गेम में रैंकिंग ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और वो वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स में से एक है, इसलिए वो जिंगजिंग को मौका दे रहा है अपनी गेम को इम्प्रूव करके बेटर रैंकिंग हासिल करने के लिए। जिंगजिंग उससे इम्प्रेस होती है क्योंकि वो उसके बारे में इतना सोच रहा था। सीन चेंज होता है और हम जिंगजिंग के मैनेजर को देखते हैं जो कि अपनी वेकेशन से वापस आ गई थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जिंगजिंग बहुत दिनों से स्टूडियो नहीं गई है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसके घर जाती है। लेकिन वो ये देखती है कि जिंगजिंग तो गेम की प्रैक्टिस में बिजी थी, जिससे कि उसे खुशी होती है क्योंकि जिंगजिंग ने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया था। उसके पूछने पर जिंगजिंग बताती है कि उसके ऑनलाइन कोच ने उसे सिखाया है, जो सुनकर उसकी मैनेजर परेशान हो जाती है क्योंकि उसे डर था कि कोई ऐसा ना हो जाए कि जिसे जिंगजिंग के बारे में पता चल जाए और फिर वो उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दे। जिंगजिंग उसे यकीन दिलाते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि जो उसे सिखा रहा है वो उसे जानती है और वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है। जिंगजिंग की मैनेजर उसे कहती है कि उसके इस कोच ने उसे इतना अच्छा सिखाया है सिर्फ ऑनलाइन, जिससे कि उसकी गेम इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, तो कितना अच्छा होता अगर वो उसके सामने से उसे लाइव सिखाता, उससे मिलकर। पहले तो जिंगजिंग कुछ खास रिएक्ट नहीं करती, लेकिन बाद में उसे भी ये ठीक लगता है और उसे लगता है कि वो सालों बाद यूटू से फाइनली मिल पाएगी। जिंगजिंग अगली सुबह पाई से पूछती है कि यूटू आजकल कहाँ पर है और वो क्या कर रहा है। पाई उसे बताती है कि यूटू एरोस्पेस साइंटिस्ट है और इधर बीच में तो वो शहर में ही था और फिलहाल वो कोई एयर प्यूरीफायर को सेल कर रहा है, जो कि कुछ खास तो नहीं पता, पर शायद वो पार्ट टाइम ऐसे ही कर रहा है खुद को बिजी रखने के लिए क्योंकि वो अभी वेकेशन पर है। पाई ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि यूटू ने अपनी जॉब को क्विट करने का सोच रहा है। पाई को कॉल रखने के बाद में जिंगजिंग याद करती है कि एक बार उसने यूटू को अपने दोस्तों से एरोस्पेस के बारे में बात करते हुए सुना था कि कैसे उसे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो अपने सोलार सिस्टम के सारे प्लैनेट्स को करीब से देखना चाहता है। प्रेजेंट में जिंगजिंग सोचती है कि वो खुश है कि यूटू ने वो अचीव कर लिया जो कि वो हमेशा से करना चाहता था। नेक्स्ट टाइम गेम खेलते वक्त जिंगजिंग जानबूझकर एयर प्यूरीफायर ख़राब होने की बात करती है और बातों ही बातों में यूटू से उसे ठीक करने आने के लिए भी कहती है। यूटू कहता है कि वो कंपनी के वर्कर्स को भेजकर उसे ठीक करवा देगा, जिससे कि वो थोड़ी अपसेट हो जाती है और उन दोनों के साथ में टीम में खेल रहे यूटू के दोस्त उसे जिंगजिंग का एयर प्यूरीफायर ठीक करने के लिए जाने के लिए बोलते हैं और ये कहकर उसकी सर्विस खराब हो गई है और अगर वो नहीं गया तो जिंगजिंग कहती है कि उसके पेरेंट्स को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है बिना एयर प्यूरीफायर के, जो सुनकर यूटू उसके यहाँ पर आने के लिए मान भी जाता है क्योंकि पहले तो वो जिंगजिंग के घर इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि वो अकेले रहती है, हालांकि वो सच में अकेले ही रहती थी और उसके पेरेंट्स वाली बात भी झूठ बोली थी। इसके बाद अपनी असिस्टेंट को अलग अलग ड्रेस लगाकर वो ट्राई करके दिखाने लग जाती है कि ये सारी चीज़ें उस पर कैसे लग रही है और उसे क्या पहनना चाहिए, क्या उस पर अच्छा लगेगा। यूटू के सामने में खूबसूरत दिखना था और इसके बाद में वो एयर प्यूरीफायर को भी खुद ही तोड़ देती है। टाइम स्किप होता है और यूटू जिंगजिंग के अपार्टमेंट के एरिया में आ गया था और वो फिर उसे कॉल करता है, जिस पर कि उसकी असिस्टेंट यूटू को ले करने के लिए जाती है और जब वो जिंगजिंग को देखता है तो वो शॉक रह जाता है क्योंकि वो अब तक सुपरस्टार क्वाओ जिंगजिंग के साथ में गेम खेल रहा था। वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से मिलते हैं, बिल्कुल पुराने क्लासमेट की तरह, और अब वो एयर प्यूरीफायर को भी ठीक करने की बात करता है, जिस पर कि जिंगजिंग पहले वॉक पर चलने की बात कहती है तो यूटू उसे देख लेता है और वो उसे कहता है कि वो कभी और चलेगा और बहुत ही ज़्यादा ठंड है आज, इसलिए क्योंकि जिंगजिंग ने मिनी स्कर्ट पहनी थी जिससे कि वो एम्बेरस हो जाती है और फिर चेंज कर आने के लिए कहती है। थोड़ी देर में दोनों वॉक करने के लिए चले जाते हैं और जिंगजिंग ने मास्क लगा कर रखा था जिससे कि कोई भी उसे पहचान ना सके, लेकिन वो यूटू को भी एक मास्क देती है कि वो अपना चेहरा कवर कर ले क्योंकि बाय चांस किसी ने उसे पहचान लिया तो यूटू उसके साथ में होने की वजह से अगले दिन न्यूज़ की हेडलाइंस में ना आ जाए। और फिर जिंगजिंग उसे बताती है कि उसने कंपटीशन की बात झूठ नहीं कही थी और फिर वो उसे सब कुछ सच सच बता देती है उसके साथ में क्या क्या हुआ और उसे क्यों इस गेम को सीखना है। और फिर वो उससे फिर से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो उसके साथ में रह सकता है एज कोच उसे सिखाने के लिए। यूटू कहता है कि वो गेम बस शौक के लिए खेलता है और वो कोई प्रोफेशनल नहीं है, जो सुनकर जिंगजिंग उससे कहती है कि वो फिर भी बहुत ही अच्छा खेलता है और उसने ऑनलाइन उसे इतना कुछ सिखा दिया और इतना अच्छा कर दिया, अगर वो उसे रियल में सिखाएगा तो वो कितनी ज़्यादा इम्प्रूव करेगी और उसके अलावा किसी पर उसे ट्रस्ट भी नहीं है। जो सुनकर यूटू कुछ देर के लिए तो अपनी जगह पर फ्रीज होकर बस जिंगजिंग को देखता ही रहता है और फिर उसे सवाल करता है कि क्या वो उस पर ट्रस्ट करती है। जिंगजिंग जवाब देती है कि हाँ, वो उस पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करती है क्योंकि वो उसका क्लासमेट है। और फिर यूटू एक फ्लैशबैक याद करता है हाई स्कूल के दिनों में भी जिंगजिंग ने उससे ऐसी ही हेल्प मांगी थी। यूटू फाइनली मान जाता है और जिंगजिंग खुशी से उसे अपने घर ले जाकर वहाँ पर प्रैक्टिस करवाने के लिए कहती है। यूटू उसे सवाल करता है कि उसके पेरेंट्स को उसके घर में होंगे ना, जिस पर कि जिंगजिंग खिलखिलाकर हंसते हुए कहती है कि उसने झूठ बोला था, उसके पेरेंट्स उसके होम टाउन में रहते हैं और उसके घर में एक ही एयर प्यूरीफायर है जो कि उसने खुद ही तोड़ दिया था।
यूट्यूब पहले थोड़ा रेलुकेंट था, लेकिन फिर वो भी मान जाता है। वो दोनों जिंगजिंग के घर में जाकर उसे कुछ बेसिक चीज़ें पहले दिखाते हैं और फिर यूट्यूब जिंगजिंग को अगले दिन से पूरी प्रैक्टिस करने के लिए कहकर चला जाता है। उसके घर पहुंचने पर वो देखता है कि जिंगजिंग उसके दोस्तों के साथ में खेल रही थी और यूट्यूब की आवाज़ सुनकर वो समझ आती है कि वो फाइनली घर पहुंच गया है। इसी बीच यूट्यूब के मुंह से जिंगजिंग का असली नाम निकल जाता है, लेकिन वो किसी तरह से बात को संभाल अपने रूम में चला जाता है। उसके दोस्त सोचते हैं कि जब से यूट्यूब उनकी इस ऑनलाइन फ्रेंड के साथ में मिला है तो वो अजीब बिहेव कर रहा है और फिर वो जिंगजिंग से पूछते हैं कि उसे यूट्यूब कैसा लगा और जिंगजिंग उनके मज़े लेने के लिए कहती है कि वो ठीक था, नॉर्मल, ऐसी कुछ खास नहीं है, और फ़ोन बंद कर वो रख देती है। यूट्यूब का एक दोस्त उसके पास में जब जाता है तो वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि यूट्यूब उस गेम के प्रोफेशनल मैच में खेल रहा था, लेकिन यूट्यूब उसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। उसका दोस्त उससे कहता है कि उनकी उस ऑनलाइन गेम पार्टनर ने कहा था कि यूट्यूब कुछ खास नहीं दिखता है, जो सुनकर कि यूट्यूब को गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने दोस्त को रूम से भगा देता है। लेकिन बाद में जब उसे जिंगजिंग की कही हुई बातें याद आती है कि वो उसके ऊपर में ट्रस्ट करती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ जिंगजिंग अपनी असिस्टेंट को मैसेज करती है कि यूट्यूब उससे मिलने के लिए सबवे से आया था और फिर वो उसके लिए कार भिजवा दे, लेकिन फिर वो खुद ही उसे मैसेज को अनसेंड कर देती है, सोचकर कि पता नहीं यूट्यूब को ये पसंद भी आएगा या फिर नहीं। अगली सुबह वो यूट्यूब के आते वक्त उसे ब्रेकफास्ट पिलाने के लिए कहती है और वो ढेर सारा लेकर आता है। जिंगजिंग हंसते हुए उसे कहती है कि वो इतना नहीं खाती, वो डाइट पर है, जिसकी वजह से कि यूट्यूब थोड़ा एम्बेरस्ड होकर स्माइल करने लग जाता है और उसे नहीं पता था कि वो सब कुछ इसीलिए ले आया उसके लिए। लेकिन जब जिंगजिंग ये कहती है कि वो रात में देर तक प्रैक्टिस करेंगे तो यूट्यूब उसे देखते हुए कहता है कि हाँ, ज़ोरदार, और अगर उसके हाथों ने साथ दिया तो फिर वो प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। और जब यूट्यूब जिंगजिंग को प्रोफेशनल प्लेयर्स के साथ में खिलवाता है तो वो 1 मिनट भी नहीं टिक पाती। यूट्यूब ने उसे ये रियलाइज़ करवाने के लिए किया था कि जितना आसान वो इसे सोच रही है वो इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और जिंगजिंग थक गई होती है, लेकिन हार नहीं मानती। एक दिन प्रैक्टिस के वक्त में यूट्यूब को किसी का कॉल आता है और जिंगजिंग सोचती है कि ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड क्वाजिंग का कॉल है और वहाँ पर यूट्यूब प्रैक्टिस बीच में ही रोककर उसे मिलने के लिए चला जाता है। और उसके जाने के बाद में जिंगजिंग की असिस्टेंट उससे कहती है कि उसका कोच तो बड़ा ही डिसेंट और वेल मैनर्ड है, उसने उसे गेम सिखाने के साथ साथ उसके घर के बर्तन को भी साफ कर दिया है। वहीं पर यूट्यूब की एक्स जीएफ उसके सामने में बैठी हुई थी। वो उसे सवाल करती है कि उसने उस सीरो स्पेस साइंटिस्ट की जॉब के लिए उसे छोड़ दिया था और अब जब वो उस जॉब को भी छोड़ रहा है कि लाइफ में उसकी वैल्यू ही नहीं है, तो कोई रीज़न ही नहीं था। यूट्यूब उससे बस इतना कहता है कि ये उसका पर्सनल मैटर है। क्वाजिंग उसे कहती है कि वो अपनी पहचान से उसे एक अच्छी सी जॉब दिला सकती है क्योंकि वो एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पर है, और ये भी कहती है कि फाइनली उसने जॉब को छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन यूट्यूब के दिमाग में उसकी बस एक बात रिंग रही होती है कि उसने अपनी पहचान से जॉब दिला देगी, और यूट्यूब बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस्ड फील कर रहा होता है। यूट्यूब मना करते हुए कहता है कि उसे इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी क्वाजिंग की नज़र जाओ जिंगजिंग के बहुत ही बड़े से एक पोस्टर पर जाती है, जिसे देखकर वो कहती है कि आज वो उन्हें देखेगी तो कितना हंसेगी। वो दोनों स्कूल डेज में सबसे इंटेलिजेंट हुआ करते थे, सबसे बेस्ट, और वो एवरेज थी, पढ़ाई में भी अच्छी, ना किसी चीज़ में और अच्छी। लेकिन आज देखो वो कहाँ पर है और अभी वो दोनों कहाँ पर है। यूट्यूब क्वाजिंग की फ़ोटो देखकर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और फिर वो दोनों रेस्टोरेंट के बाहर जाने लग जाते हैं। यूट्यूब उसे सबवे स्टेशन में छोड़ने का ऑफ़र करता है, लेकिन क्वाजिंग बहुत ही एटीट्यूड में कहती है कि कितने साल हो गए हैं और उसने तो सबवे को देखा भी नहीं है। फिर वो जाते वक्त एक अजीब सी स्माइल के साथ में कहती है कि वो समझ सकता है कि वो वापस क्यों आई है और उसे क्या चाहिए, लेकिन यूट्यूब इसका कोई भी जवाब नहीं देता और वापस जिंगजिंग के घर में जाने के लिए निकल जाता है। घर पहुंचने पर जिंगजिंग जब उसका सैड और उतरा हुआ सा चेहरा देखती है तो समझ जाती है कि उसका और क्वाजिंग का ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है और आज की कुछ बातों ने यूट्यूब को हर्ट भी किया है। अंदर आने पर यूट्यूब किसी टीचर की तरह में जिंगजिंग की प्रैक्टिस और उसके स्कोर्स चेक करता है, फिर उठकर पानी पीने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद में जिंगजिंग जाओ लियांग के साथ, जो कि यूट्यूब का दोस्त है, उसके साथ में गेम खेलने लग जाती है। जाओ लियांग उससे कहता है कि उसे अब यूट्यूब को छोड़ उसे टीचर बना लेना चाहिए, क्योंकि आजकल यूट्यूब सुबह सुबह ही कहीं पर चला जाता है और रात को घर वापस आता है। उसे लगता है कि किसी लड़की का चक्कर में वो फिर से फंस गया है। जिंगजिंग ये सुनकर स्माइल करने लग जाती है और सोचती है कि इसे क्या पता कि यूट्यूब तो इसके साथ ही रहता है। कि तभी वहाँ पर यूट्यूब जिंगजिंग को एकदम क्लोज आकर उसका माइक ऑफ कर देता है और फिर उसे कहता है कि वो लोगों से बातों पर नहीं बल्कि अपनी गेम पर ध्यान दे। कि तभी डोरबेल बज जाती है। यूट्यूब उससे ये सोचकर खोलने के लिए जाता है कि असिस्टेंट होगी जो खाना लेकर आई होगी, लेकिन वहाँ पर कोई और ही था, जिसे देखकर जिंगजिंग भी दरवाजे पर आ जाती है।
वो आदमी कहता है कि उसने लाइट्स ऑन देखी तो देखने के लिए चला आया। उन दोनों को अजीब नज़रों से देखकर वो वहाँ से चला जाता है और जिंगजिंग बताती है कि वो उसका XPF है जिसने कि उसे इंटरटेनमेंट कंपनी को छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन जिंगजिंग ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए वो 2 साल पहले दोनों का ब्रेकअप भी हो गया। इसके बाद में जिंगजिंग की असिस्टेंट दोनों के लिए डिनर लेकर आती है और फिर उन्हें देकर चली जाती है और दोनों डिनर करते हुए बातें करने लग जाते हैं कि उनके स्कूल टाइम्स में कैसे दिन हुआ करते थे। और यूटू को ये देखकर सरप्राइज़ होता है कि जिंगजिंग को उसके स्कूल डेज़ की बहुत सारी बातें याद है। फिर जिंगजिंग यूटू से उसके और क्वाजिंग के ब्रेकअप के बारे में पूछने लग जाती है, जहाँ पर कि यूटू थोड़ा एम्बैरस होता है, लेकिन फिर वो उसे बताता है कि दोनों एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पा रहे होते हैं और अपने काम की वजह से। लेकिन जिंगजिंग उसे कुछ खास रिएक्ट नहीं करती और यूटू सोचता है कि उसे दूसरों की तरह उसे जज नहीं किया। लेकिन जिंगजिंग को इस बात से शॉक लगता है और बुरा भी लगता है कि यूटू अपने इतने पुराने एरोस्पेस साइंटिस्ट के ड्रीम को छोड़ना चाहता है। टाइम स्किप होता है और अगले दिन यूटू एक रीयूनियन के लिए रेस्टोरेंट जाता है, जहाँ कि उसके पुराने क्लासमेट में से एक मिंग्यू उसका मजाक उड़ाता है और फिर कहता है कि यूटू इस एज में अब फ्रेशर्स की जॉब करने वाला है। वो ऐसे इसलिए कहता है क्योंकि उसे यूटू से स्कूल टाइम से ही जलन थी। उसे क्वाजिंग पसंद थी, लेकिन क्वाजिंग ने उसे छोड़ दिया था यूटू को क्योंकि वो पसंद करती थी। और ये सब कुछ यूटू को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करवाते हैं और ये जिंगजिंग की असिस्टेंट देख लेती है, जो ये सब जिंगजिंग को बता रही होती है। जिंगजिंग को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने असिस्टेंट से कुछ करने के लिए कहती है। थोड़ी देर में यूटू की टेबल पर एक वेटर आकर उसे एक एक्सपेंसिव वाइन देता है और उसके सभी दोस्तों के लिए एक्सपेंसिव फूड भी लाता है। वो कहता है कि मिस्टर यूटू और मिस जाओ ने इस वाइन को उनके यहाँ पर स्टोर करवाया था, जो कि देखकर सभी इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि वो वाइन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ही ज़्यादा ओल्ड थी। थोड़ी देर के बाद में यूटू वापस जाने के लिए वहाँ से उठता है और उस वाइन को लेकर सीधा जिंगजिंग के घर पर पहुँच जाता है। जिंगजिंग उससे पूछती है कि वो गुस्सा तो नहीं है ना, जो सुनकर यूटू कहता है कि उसे अच्छे और बुरे इंटेंशंस के बीच में फ़र्क पता है। ये सुन जिंगजिंग स्माइल करने लग जाती। यूटू वाइन साथ में पीने का ऑफर करता है और जिंगजिंग किसी बच्चे की तरह में वहाँ पर कूदते हुए ग्लास लाती है और सब सेटअप करने लग जाती है। ये देखकर यूटू थोड़ा सरप्राइज होता है, लेकिन उसे ऐसे देखकर वो खुश भी हो जाता है। वाइन पीते वक्त अचानक से यूटू को उसके क्लासमेट की करियर लाइन चूज़ करने वाली बात याद आ जाती है, जिससे कि वो थोड़ा परेशान हो जाता है। लेकिन जिंगजिंग उसे बहुत सारी बातें करके डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। इसके बाद में यूटू अपने घर जाने के लिए निकल जाता है, जहाँ रास्ते में उसे उसके क्लासमेट्स के मैसेज आते हैं कि मिस जाओ कौन है और उन्होंने कब इतनी महंगी वाइन को स्टोर किया है। ये देखकर यूटू स्माइल करते हुए टाइप करता है कि उसके एक पुराने क्लासमेट है और आजकल वो दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगली सुबह जिंगजिंग को यूटू का मैसेज आता है कि वो ब्रेकफास्ट में क्या लाए जो कि उसे पसंद आएगा और जिंगजिंग खुशी से उसे बता देती है। और फिर उसकी असिस्टेंट का भी कॉल आ जाता है, जो कि उससे सेम क्वेश्चन पूछती है, जिस पर कि जिंगजिंग उसे बता देती है कि यूटू उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आएगा। जो सुनकर उसकी असिस्टेंट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि यूटू कितना अच्छा है, उसने उसकी भी ड्यूटी ले ली है। और फिर कहती है कि जब से वाइन वाला इंसिडेंट हुआ है यूटू बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो गया। जो सुनकर जिंगजिंग कहती है कि वो है ही इतनी अच्छी, कोई भी अपना बिहेवियर उसके लिए चेंज कर दे। और फिर फ़ोन रखकर वो कॉफ़ी मशीन से यूटू के लिए कॉफ़ी बनाने की कोशिश करने लग जाती है। थोड़ी देर में यूटू भी वहाँ पर आ जाता है, जिसका लाया हुआ ब्रेकफास्ट जिंगजिंग चेक करने लग जाती है, क्योंकि पिछली बार वो उसके लिए बहुत ही हैवी ब्रेकफास्ट लेकर आया था। लेकिन ये देखकर वो खुश हो जाती है कि यूटू जल्दी ही सीख गया कि उसे कैसा ब्रेकफास्ट खाना पसंद है। जिंगजिंग उसे कॉफ़ी देती है और फिर उसे पूछती है कि उसे वो आर्ट कैसा लगा जो उसने कॉफ़ी पर बनाया था। यूटू अजीब सी शक्ल बनाकर कहता है कि उसे शेप तो समझ ही नहीं आया, लेकिन वो उसकी मेहनत को अप्रिशिएट करता है। जिंगजिंग ये सुनकर ऑफेंड हो जाती है और कहती है कि उसने एक रैबिट बनाया है, ऐसा इसलिए क्योंकि यूटू की गेमिंग आईडी का नाम जेड रैबिट है। लेकिन यूटू को उसे सीधा ही कह देता है कि उसकी ड्राइंग और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी है और उसे उन्हें सुधारने की ज़रूरत है। इसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट के साथ साथ गेम के बारे में भी डिस्कस करने लग जाते हैं, कैसे अपने प्रॉप्स को यूज़ करना और भी ज़्यादा उसे मजबूत करने की भी ज़रूरत है। यूटू तो आधा दिन जिंगजिंग को मोबाइल पर गेम खेलने को कहता है और आधा दिन वो उसे प्रोफेशनल मैचेस का एनालिसिस करने को कहता है। और जब जिंगजिंग को कोई भी मूव या फिर कोई भी स्टेप समझ नहीं आता तो वो उसे किसी मैथ टीचर की तरह में उसके पेपर्स पे ड्रॉ कर उसे सिखाता है। इन सब से जिंगजिंग की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई थी। वो इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि उसका चेहरा छोटा सा हो गया था। वो यूटू से कहती है कि अगर उसने स्कूल डेज़ में उसे मैथ्स पढ़ा दिया होता तो जब उसे पढ़ाने के लिए कहा था तो आज वो इंडस्ट्री की सबसे स्मार्ट एक्ट्रेस होती है। सुनकर यूटू स्माइल करने लग जाता है। फिर जिंगजिंग उसे अगले दिन की प्रैक्टिस के लिए मना करती है
क्योंकि उसे कोई इवेंट अटेंड करना था। और फिर यू उसे उसका इवेंट देखने के लिए कहती है, जिस पर कि यूटू कहता है कि इवेंट बहुत ही ज़्यादा लंबा है और उसे स्टार्ट होने से पहले बता दे तो वो देख लेगा। जिंगजिंग कहती है कि उसे देखने के लिए सारी दुनिया इंतज़ार करती है और एक वो है जो कि कह रहा है कि जब उसकी टर्न आए तो फिर वो उसे बता दे। यूटू कहता है कि वो उसे रिस्पेक्ट दे क्योंकि वो उसका टीचर है। टाइम स्किप होते हैं और अगले दिन जिंगजिंग अपने इवेंट के लिए तैयार होकर आती है और सब उसे देख उसकी तारीफ करने लग जाते हैं कि वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है और उसकी ड्रेसिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वहीं दूसरी तरफ यूटू अपने उसी फ्रेंड के साथ में बैठा था जो कि बिजनेसमैन है। वो यूटू से कहता है कि वो अपनी फील्ड को चेंज करना चाहता है, बेशक कर ले, वो फाइनेंस फील्ड में आने में उसकी पूरी मदद करेगा। फिर वो बात को बढ़ाते हुए कहता है कि आज वो भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। उस दिन जब वो कंपनी आया था तो उसकी एम्प्लॉयज़ उसकी दीवानी हो गई थी और फिर उससे उसके बारे में पूछ रही थी। टाइम ने तो उसके ऊपर में बिल्कुल भी असर नहीं किया। ये सुनकर यूटू स्माइल करने लग जाता है कि अभी उसे जिंगजिंग का मैसेज आता है कि उसका इवेंट स्टार्ट होने ही वाला है और अब उसका टाइम भी हो गया और वो उसके साथ में एक गेम भी खेलना चाहती है, जिसके लिए कि यूटू मान भी जाता है और अपने दोस्त को जल्दी से भेजकर गेम खेलने के लिए कहता है। यूटू और जिंगजिंग के ऑपोजिट में एक कपल गेम खेल रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि जिंगजिंग और यूटू भी कपल्स है और वो जिंगजिंग को कह भी देती है कि वो दोनों कपल्स है। लेकिन सरप्राइजिंगली यूटू इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो तो और भी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से कि दोनों गेम जीत जाते हैं। इसके बाद में इवेंट स्टार्ट हो जाता है और फिर जिंगजिंग अपनी परफॉर्मेंस के लिए चली जाती है। यूटू भी सबवे से अपने घर लौटने लग जाता है, लेकिन रास्ते में वो जिंगजिंग का इवेंट काफ़ी देर तक बहुत ही इंटरेस्ट से देखता है। अगले दिन भी जिंगजिंग और यूटू प्रैक्टिस कर रहे होते तो यूटू को जल्दी जाना था क्योंकि वो आज अपने किसी दोस्त से मिलने वाला था। लेकिन जिंगजिंग अपसेट थी क्योंकि चाइना में डबल सिंगल डे था जो कि सिंगल्स के लिए था, जैसे कि कपल्स के लिए वैलेंटाइंस डे होता है, बिल्कुल उसी तरह से जिंगजिंग सिंगल होने की वजह से दुखी थी। इसके बाद में यूटू उसे छोड़कर अपने दोस्तों से मिलने के लिए चला जाता है। वो उसके एरोस्पेस फील्ड वाले दोस्त थे जो कि बहुत दिनों के बाद उससे मिल रहे थे। वो सभी थोड़ी देर बातें करते और फिर अचानक से उनमें से एक किसी मिस्टर ग्वाओ की बात करने लग जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसके जाने के बाद में मिस्टर ग्वाओ पर काम का बहुत ही प्रेशर हो गया है, इतना कि उनकी फैमिली लाइफ इस हद तक डिस्टर्ब हो गई है कि उनकी वाइफ अब उन्हें डाइवोर्स भी देना चाहती है। यूटू ये सुनकर शॉक होने लग जाता है और फिर सवाल करता है कि क्या उसके जाने के बाद में कंपनी ने किसी और को उसकी जगह पर हायर नहीं किया, जिसके जवाब में उसके दोस्त बताते हैं कि डिपार्टमेंट को उसकी जगह कोई और पसंद ही नहीं आया। वो काम ही इतना अच्छा करता था कि डिपार्टमेंट उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ ही नहीं पा रही है। और फिर वो लोग बातें करने लग जाते हैं और रेंट्स की बात करने लग जाते हैं। असल में सब यूटू को ये एहसास दिलाना चाहते थे कि उसके लिए इस वक्त करियर स्विच करना प्रॉब्लमेटिक है। वो चीज़ और प्रेशर को मैनेज शायद ना कर पाए और सबसे इम्पॉर्टेंट उसे सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा, जो आसान नहीं है। उसके दोस्त भी अपनी जगह पर गलत नहीं थे क्योंकि वो भी जानता था यूटू को अपनी जॉब को स्विच करने की कोई वजह तो ज़रूर थी, लेकिन इससे वो अपनी एस्टेब्लिश्ड लाइफ के साथ में बहुत ही बड़ा रिस्क ले रहा था। वो सब उसे समझाने की बहुत कोशिश करते, लेकिन यूटू ने तो डिसाइड कर ही लिया था, इसलिए वो सब आगे कुछ और नहीं कहते और उसे आने वाली दिनों के लिए बेस्ट विशेस देने लग जाते हैं। यूटू वहाँ से निकल के सबवे स्टेशन पर बैठा सोच रहा होता है कि क्या सच में उसका डिसीजन सही नहीं है। असल में वो भी इसके लिए श्योर नहीं था, वो तो बस कुछ सोच रहा था जो उसे एक डिसीजन नहीं लेने दे रहा होता है। वहीं जिंगजिंग भी अकेली उदास बैठी हुई थी कि तभी उसे यूटू का कॉल आता है क्योंकि उसने नोटिस किया था कि जिंगजिंग कुछ सैड थी और फिर वो उसे अपने साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए पूछता है, जो सुनकर जिंगजिंग अपनी जगह पर खुशी के मारे कूदने लग जाती है। इसके बाद में वो खुद को अच्छे से कवर करके बाहर आती है जिससे कि उसे कोई पहचान ना पाए और फिर बाहर वो यूटू से मिलती है। वो उसे कहता है कि उन्हें मूवी देखने के लिए जाना चाहिए, जिससे कि वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, जो यूटू भी समझ पा रहा होता है। इसके बाद में वो उसे एक मूवी सजेस्ट करता है जिस पर कि वो कहती है कि उस मूवी की लीड एक्ट्रेस से आजकल उसकी बनती नहीं, जिस पर कि यूटू उसे सॉरी कहकर दूसरी मूवी सजेस्ट करता है, जिस पर कि जिंगजिंग कहती है कि उस मूवी के लीड एक्टर ने उसकी एक बेस्ट फ्रेंड के साथ में ब्रेकअप करके उसे हर्ट किया है, वो उसकी भी मूवी नहीं देखेगी। यूटू उससे फ़ोन देकर मूवी सजेस्ट करने के लिए कहता है और फिर वो कर भी देती है। थिएटर पहुंचने पर यूटू को फील हो जाता है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है, इसके लिए वो जिंगजिंग को अलग लगे एक मूवी थिएटर में एंटर होने के लिए कहता है। जिंगजिंग भी मान जाती है और फिर जब यूटू जिंगजिंग के पास में अनजान बनकर आकर बैठता है तो वो उसे देखती ही रह जाती है क्योंकि उसका हाई स्कूल से ड्रीम था कि वो यूटू के साथ में मूवी देखने के लिए जाए। बाहर आने पर दोनों बातें करते हुए चल रहे होते हैं कि जिंगजिंग
उठ के ये सवाल कर देती है कि वो अपनी फील्ड को चेंज करना क्यों चाहता है और वो क्यों इतना परेशान रहता है, जिस पर कि यूट्यूब पहले तो उसे घूरता है, जिस पर कि वो इधर उधर देखने लग जाती है। लेकिन फिर वो उसे बताता है कि लेटली उसे ये रियलाइज़ हुआ कि इस जॉब के साथ में सिर्फ वो अपने ड्रीम्स को भी पूरा नहीं कर सकता और कुछ और नहीं कर सकता। पहले तो उसकी मॉम की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन वो उनसे टाइम पर मिल भी नहीं पाया और वो इतना फाइनेंशियली फ्री भी नहीं था कि किसी सीरियस सिचुएशन में अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सके। कुछ टाइम बाद जब वो अपने घर वापस गया तो उसे पता चला कि उसके पेरेंट्स अपनी बीमारी में भी कैसे उसके बारे में सोच रहे थे कि वो अपनी डेथ से पहले उसे एक घर खरीद कर दे सके। उस वक्त उसे खुद को बहुत ही ज़्यादा छोटा और यूजलेस फील किया। उसके होते हुए भी उसके ओल्ड पेरेंट्स को इन सारी चीज़ों की टेंशन लेनी पड़ रही थी। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो फाइनेंस की फील्ड में अपना हाथ आजमाएगा। जिंगजिंग को उसके लिए बुरा लगता है, लेकिन वो उसे समझाती है कि वो हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट रहा है और वो उस पर ट्रस्ट करती है कि वो जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। लेकिन एरोस्पेस उसका सपना है। ऑल्थो अभी उसे लग रहा है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन आगे वो बहुत कुछ कर सकता है। अगर वो करना चाहे तो वो ज़रूर करे, क्योंकि उसे उस पर ट्रस्ट है और वो अच्छे से ही करेगा। घर आने के बाद भी जिंगजिंग उसे मोटिवेशनल मैसेजेस और वॉइस मेल्स भेजती है, जिससे कि यूट्यूब को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है और फिर वो उन सारे मैसेजेस को लूप पर सुनता है। वही न्यूज़ वायरल हो गई थी कि जिंगजिंग मूवी देखने के लिए गई थी सिंगल्स डे के दिन। उसकी मैनेजर भी उसके लिए कंफर्ट करती है, ऑल्थो किसी ने भी यूट्यूब को नहीं देखा था उसके साथ में। टाइम स्किप होता है और यूट्यूब जिंगजिंग के घर में आता है, जहाँ की दोनों टीवी पर उस गेम के टूर्नामेंट को देख रहे थे। जिंगजिंग यूट्यूब को सजेस्ट करती है कि गेमिंग को प्रोफेशन चूज करने के लिए, जिस पर कि वो बताता है कि उनके लिए एज रूल्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जिस पर कि प्लेयर्स जो भी देख रहे हैं वो बस 18 ईयर्स के ही होने चाहिए। जिंगजिंग ये जानकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पर टीवी खराब हो जाता है। यूट्यूब उसे ठीक करने लग जाता है और उसे जिंगजिंग बस देखती ही रह जाती है कि वो कितना ज़्यादा अच्छा है। ये तभी उसके मैनेजर का मैसेज आता है। वो उसे नहीं देखती। थोड़ी देर में मैनेजर उसे कॉल कर बताती है कि वो मेकअप आर्टिस्ट के साथ में उसके घर पर आ रही है, क्योंकि उसे डायरेक्टर से मिलने के लिए जाना था अर्जेंटली। ये सुनकर जिंगजिंग परेशान हो जाती है, क्योंकि मैनेजर तक तो ठीक था, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट और उसके स्टाइलिस्ट ने अगर यूट्यूब को उसके साथ में देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। मैनेजर भी जब सुनती है कि यूट्यूब उसके साथ में है तो वो उसे जल्दी से छिपाने के लिए कहती है, क्योंकि वो अभी ऐसे उसकी बिल्डिंग में और उसके घर के सामने में ही पहुंच चुकी थी। यूट्यूब भी ये सारी बातें सुन लेता है और वो खुद को रिपेयर मैन बताने के लिए कहता है, जिस पर कि जिंगजिंग मना कर देती है और कहती है कि वो रिपेयर मैन होने के लिए बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और कोई भी यकीन नहीं करेगा। यूट्यूब इरिटेट होते हुए कहता है कि ये तो है ही। फिर वो सजेस्ट करता है कि वो उसे यहाँ पर लॉक कर चली जाए, वो उसके आने तक वेट करेगा। और तब डोरबेल भी बज जाती है और जिंगजिंग उसे वहीं पर लॉक करके वहाँ से चली जाती है। मैनेजर भी यूट्यूब से मिलना चाहती थी, लेकिन जिंगजिंग ये कहकर मना कर देती है कि वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिला है। इसके बाद में जिंगजिंग डायरेक्टर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ की उनकी बातें काफ़ी अच्छी तरीके से होती है। इसलिए भी मैनेजर उसे वहाँ पर लेकर गई थी, क्योंकि डायरेक्टर एक नए मूवी को डायरेक्ट करने वाले थे, जो कि चाहते थे कि जिंगजिंग को वो उसमें कास्ट करे। डायरेक्टर के घर में बहुत सारे गेमिंग मशीन्स को देखकर सभी को लगता है कि अगली मूवी गेमिंग से रिलेटेड है, लेकिन डायरेक्टर कुछ रिवील नहीं करता। नेक्स्ट सीन में यूट्यूब को जिंगजिंग का कॉल आता है और उसे शाम को मैनेजर के हस्बैंड की हाउस पार्टी में चलने के लिए भी पूछती है और वो उसे स्माइल करते हुए मान भी जाता है और हाँ कर देता है। जब वो दोनों उसके घर पर पहुंचते हैं तो मैनेजर और उसका हस्बैंड यूट्यूब को देखते ही रह जाते हैं कि क्यों वो सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। अंदर जिंगजिंग मैनेजर के हस्बैंड को एक एक्सपेंसिव सा गिफ्ट देती है, लेकिन उसके हस्बैंड का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उसने एक वुमेन ब्रेसलेट थी जिसे कि उसे उसकी वाइफ को देने के लिए दिया था और वो उससे कहती है कि उससे तो बहुत ही ज़्यादा खुश होना चाहिए, तब उसे गिफ्ट्स नहीं खरीदने होंगे। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर तो यूट्यूब में ही बिजी थी, जो देखकर जिंगजिंग दोनों के बीच में आ जाती है, लेकिन मैनेजर उसे ढकेलकर यूट्यूब के पास में जाकर बैठ जाती है और उसे इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए कहती है और यूट्यूब हंसते हुए मना कर देता है। डिनर करते वक्त भी जब जिंगजिंग बताती है कि उसने आज डायरेक्टर के असिस्टेंट को गेम में वहाँ पर हरा दिया तो यूट्यूब बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और किसी प्राउड टीचर की तरह में वो सुन रहा होता है। मैनेजर के हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील होती है, क्योंकि वो पहले उसका टीचर था और अब यूट्यूब को सोलो मैच के लिए वो चैलेंज भी कर देता है। मैनेजर उसे मना भी करती है कि वो हार कर अपनी बर्थडे को और भी ज़्यादा स्पेशल बना देगा, लेकिन वो नहीं सुनता और ऐसा ही होता है। हारने के बाद में वो अपना मुंह बैलून की तरह में फुलाकर बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद में दोनों बात करते हैं, जहाँ की मैनेजर का हस्बैंड यूट्यूब से कहता है कि पहले जब उसने उसे देखा था तो उसे लगा था कि वो कोई एक्टर या मॉडल है, मगर ऐसा नहीं है। तो वो असल में करता क्या है? ये सुनकर वो अपनी मेस्ड अप करियर लाइफ के बारे में उसे बताने लग जाता है। वो अपसेट भी हो जाता है, तो जिंगजिंग भी उसे सुन लेती है और फिर मैनेजर के हस्बैंड को
बहाने से वहाँ से हटाकर उसके पास में चली जाती है। जिंगजिंग उससे कहती है कि जब वो स्कूल में थी तो वो जानती थी कि एक दिन वो बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, और वो प्राउडली सबको बताती थी कि उसका क्लासमेट है। जिस पर कि यूटू कहता है कि फिर तो उसने उसे निराश कर दिया होगा। जिस पर कि जिंगजिंग स्माइल करते हुए उसे कहती है कि ऐसा नहीं है, वो उस पर ट्रस्ट करती है और वो पहले से ही हमेशा से उस पर ट्रस्ट करती थी। उसे यकीन है कि लाइफ में वो अच्छा ही करेगा, बस उसे हमेशा इस बात का छोटा दुख रहेगा कि वो नहीं कर रहा है जो कि उसका ड्रीम था। यूटू इस बात को सुनकर कुछ सोचने लग जाता है। टाइम स्किप होता है और हम देखते हैं कि जिंगजिंग ने मूवी को साइन कर दिया है और उसके लिए उसे वेट गेन करना था, जिसका मतलब था कि वो कुछ भी खा सकती है। उसे डाइट नहीं फॉलो करनी है और वो 1 महीने तक स्केड्यूल बनाती है कि उसे कितना ज़्यादा वेट गेन करना है, लेकिन जिंगजिंग तो उसे 1 हफ्ते में ही अचीव कर लेती है। और परेशान होकर यूटू उसके पास में बैठा होता है। वो वहाँ पर इस तरह से उसे 1 महीने में ओवरवेट हो जाएगी। यूटू उसका ध्यान वहाँ पर से हटाने के लिए उसे गेम में स्ट्रिक्ट होने के लिए कहता है। वही फाइनली उसकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से जिंगजिंग ऐसे रैंकिंग हासिल कर लेती है। इससे दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट लंच प्लान करते हैं, जहाँ पर जाने पर कि बहुत ही ज़्यादा रश देखकर दोनों वहाँ से अलग हो जाते हैं। वहीं यूटू किसी को देखता है और फिर जिंगजिंग के पास में आकर कहता है कि उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। वो कहता है कि उसके एक ओल्ड प्रोफेसर बाहर खड़े हैं, क्या वो उन्हें उस रिजर्व रूम को दे सकती है। वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे दोबारा रेस्टोरेंट में ले जाएगा। जिंगजिंग उसके लिए खुशी से मान जाती है, लेकिन वो सजेस्ट करती है कि क्यों ना वो अपने प्रोफेसर को वहीं पर बुला ले, वो सभी साथ में डिनर कर लेंगे। यूटू ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और जिंगजिंग से कहता है कि वो खुश है कि उसने इसे माइंड नहीं किया। जिस पर कि जिंगजिंग उसे एक प्यारी सी स्माइल देती है और यूटू अपने प्रोफेसर को लेने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर में वो उन्हें अंदर लेकर आता है और उन्हें जिंगजिंग को अपनी दोस्त इंट्रोड्यूस करता है। प्रोफेसर और उसकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा खुशी से जिंगजिंग से मिलते हैं। इवन प्रोफेसर की वाइफ तो यूटू से ये भी कहती है कि उसकी दोस्त बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर जिंगजिंग शर्मा जाती है। यूटू भी स्माइल करने लग जाता है। इसके बाद में सभी डिनर कर रहे होते हैं और बातें करने लग जाते हैं, जिस पर कि यूटू के प्रोफेसर उसे बताते हैं कि आज उनकी एनिवर्सरी है और वो हमेशा से हर साल अपनी एनिवर्सरी के दिन में इस रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आते हैं। ये सुनने के बाद में यूटू उनसे कहता है कि फिर तो तब उसे और जिंगजिंग को यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि वो उनके बीच में बैठे हैं। जिस पर कि हंसते हुए वो उसे कहते हैं कि इतने अच्छे बच्चों के साथ में अपना डिनर शेयर करके उन्हें ज़्यादा खुशी हो रही है। थोड़ी देर बातें करते हुए प्रोफेसर यूटू से कहते हैं कि अब वो उसकी वेकेशंस ख़त्म होने वाली है, तो वो फिर वापस कब जाने वाला है। ये सुनकर यूटू थोड़ा अपसेट हो जाता है, क्योंकि प्रोफेसर को लग रहा होता है कि यूटू का प्रोजेक्ट जो रिजेक्ट हो गया था उसकी वजह से यूटू बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। लेकिन यूटू अपने सर को नीचे करके उनसे कहता है कि वो इस फील्ड को छोड़ने वाला है और वो एरोस्पेस इंस्टीट्यूट वापस नहीं जाने वाला। ये सुनकर उसके प्रोफेसर शॉक हो जाते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं कि उसे अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए, वो आगे अच्छा करेगा। लेकिन यूटू उन्हें ये बताता है कि वो इस फील्ड को पैसों के लिए छोड़ रहा है, तो वो अपसेट हो जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि उन्हें एटलीस्ट उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो उसके बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक है और उसके साथ ही वो जो भी इस फील्ड में अपनी बड़ी बड़ी जॉब्स और ज़्यादा पैसों को छोड़ कर आए हैं और वो पैसों के लिए इस फील्ड को छोड़ रहा है, तो वो उसे डिसअपॉइंटेड है। यूटू कुछ नहीं कहता और बस शर्मिंदा होकर अपना सर नीचे झुका कर रखता है। लेकिन जिंगजिंग से ये सब कुछ देखा नहीं जाता। वो प्रोफेसर से कहती है कि अगर वो लोग अपनी जॉब छोड़ कर आए हैं तो यूटू ने भी इस जॉब में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं और वो इसे आगे बोलकर उससे उसके डिसीजन के लिए गिल्टी फील ना करे, ये कह रहे होते हैं। यूटू जिंगजिंग को तुरंत डांट कर चुप करा देता है और फिर अपने प्रोफेसर से माफ़ी मांगकर उसे वहाँ से लेकर बाहर चला जाता है। जिंगजिंग उससे बाहर कहती है कि वो बस उन्हें उसे बुरा फील कराते हुए नहीं देख सकती थी। जिस पर कि यूटू उससे कहता है कि वो उसके प्रोफेसर है, वो उसे कुछ भी ऐसे कह सकते हैं और वो गलत भी नहीं है। लेकिन बातों बातों में जिंगजिंग के मुंह से निकल जाता है कि उससे ज़्यादा इस दुनिया में कोई भी नहीं चाहता कि वो एरोस्पेस की फील्ड को ना छोड़े। जिस पर कि यूटू से सवाल करता है कि किस हक से वो उसे ऐसा कह रही है। जिंगजिंग के पास में इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि उसने तो उसके रिलेशनशिप का कोई नाम ही नहीं दिया था। पसंद तो सिर्फ वो ही यूटू को करती थी, लेकिन यूटू की इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुई थी और यूटू को भी ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो कुछ कहता है इससे पहले कि जिंगजिंग के असिस्टेंट उसे अपने साथ में ये कहकर लेकर चली जाती है कि कोई उसकी पिक्चर्स खींच रहा है। जिंगजिंग के जाने के बाद में यूटू को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है कि क्यों उसने जिंगजिंग के साथ में ऐसा किया। इसके लिए वो उसे सॉरी का मैसेज भी करता है, लेकिन जिंगजिंग इसका कोई भी जवाब नहीं देती। यूटू को इंस्टीट्यूट से एक इमरजेंसी कॉल आता है कि एक सैटेलाइट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और उन्हें उसकी ज़रूरत है। ये सुनते ही यूटू नेक्स्ट फ्लाइट लेकर नियरेस्ट स्पेस स्टेशन जाने के लिए निकल जाता है और साथ में अपने एक दोस्त को भी, जो कि एरोस्पेस साइंटिस्ट था, उसे भी ले लेता है।
इंस्टीट्यूट पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि उनका एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट GX कोई भी सिग्नल नहीं सेंड कर रहा है और ना ही रिसीव कर रहा है। उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि वो भी कहाँ पर है। यूटू और उसका दोस्त इसलिए भी प्रॉब्लम में थे क्योंकि ये उनका ही प्रोजेक्ट था जिस पर कि गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा पैसे लगाए थे। बहुत रिसर्च करने के बाद में यूटू को पता चलता है कि सोलार सिस्टम में सोलार विंड्स अचानक से इंक्रीज हो गई हैं और अगली मीटिंग में यूटू इस बारे में अपने सीनियर के सामने में प्रेजेंट भी करता है और रिपोर्ट्स आने पर यह बात कंफर्म भी हो जाती है कि अभी कुछ टाइम के लिए तो उन्होंने उस सैटेलाइट से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर लिया था, लेकिन प्रॉब्लम अब भी जारी थी क्योंकि वो अभी ऑर्बिट में नहीं था और इसका सॉल्यूशन यूटू और उसके दोस्त को ही निकालना था। वहीं दूसरी तरफ जिंग जिंग बहुत ही ज़्यादा सैड थी। उसकी असिस्टेंट ये बात उसकी मैनेजर को भी बताती है। मैनेजर उसे खुश करने के लिए कहती है कि उसे जो प्रोजेक्ट साइन करा था वो हो चुका है, लेकिन इससे जिंग जिंग कुछ खास खुश नहीं होती और यूटू के बारे में ही पूछने पर वो उसे जवाब भी नहीं देती, बस अपने मोबाइल फ़ोन में गेम खेलने लग जाती है। मैनेजर भी उसे थोड़ा टाइम के लिए छोड़ देती है। वहीं जिंग जिंग फिर से यूट्यूब पर अपने पुराने मैसेजेस को रीड करने लग जाती है। सीन यूट्यूब पर शिफ्ट होता है। वो मॉनिटर रूम में बाकी साइंटिस्ट के साथ में बैठा था, उस सैटेलाइट को ठीक करने के तरीके सोच रहा था और बाकी सब भी इसके लिए परेशान थे। लेकिन यूटू ने तो खाना पीना ही छोड़ दिया था, इसलिए उसका एक कलीग उसे ब्रेक लेकर खाने के लिए कहता है। यूटू स्माइल कर कर बाहर चला जाता है, जहाँ कि उसे प्रोफेसर की वाइफ का मैसेज आता है कि उन्होंने उसकी दोस्त को पहचान लिया। वो तो जाओ जिंग जिंग है, सुपरस्टार, और वो यूटू से ये भी कहते हैं कि वो और यूटू साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए उन्हें साथ ही रहना चाहिए। इतने में उसका दोस्त जियान जो कि उसके पास में आकर उसे खाना देता है और दोनों बातें करने लग जाते हैं। जियान उसे बताता है कि उसका कांटेक्ट एक दूसरी कंट्री के एरोस्पेस इंस्टीट्यूट से हुआ है और उनके भी सैटेलाइट को उस सोलर विंड ने अफेक्ट किया है और उन्होंने तो अपने सैटेलाइट को वापस से पाने के लिए और ठीक करने की उम्मीद ही छोड़ दी है। यूटू ये सारी चीज़ें सुनकर बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और फिर वो कहता है कि उनके सैटेलाइट ने तो अब तक अपने मिशन को भी पूरा नहीं किया, वो इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हैं, और फिर वापस से अंदर चला जाता है। बहुत देर की मेहनत के बाद में फाइनली वो सभी लोग सैटेलाइट को वापस से ठीक करने और इसे अपने ऑर्बिट में वापस लाने में कामयाब हो जाते हैं। इससे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और यूटू के बॉस का एक सीनियर वहाँ पर आकर उसे कहता है कि उसके कुछ यंग साइंटिस्ट की वजह से हुआ है, उनके जैसे यंग ब्रेन्स की ज़रूरत उनके कंट्री को है। इसके बाद रात के वक्त में सारा काम ख़त्म कर गए यूटू और जियान बाहर टहल रहे होते हैं। जियान उसे बताता है कि पहली बार जब वो उसे मिला था तो वो सोचता था कि वो बस हैंडसम है और अच्छा बनने का ड्रामा करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो असल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा और हैंडसम होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। ये सुनकर यूटू थोड़ा शर्मा जाता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि उसकी वाइफ ने जब उसकी फ़ोटो देखी थी तो वो भी उसकी हैंडसमनेस से इम्प्रेस हो गई थी। उसने तो उसके लिए कुछ लड़कियां भी देखनी शुरू कर दी थी। ये सुनते ही यूटू उसे तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वो कुछ दिनों से लड़कियों से मिल रहा है और वो उससे अच्छी नहीं लगती और उसकी पुरानी क्लासमेट है, थोड़ी शर्माती है, खुश मिजाज और प्यारी है। हाई स्कूल में उसे पसंद भी किया था, लेकिन उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उस वक्त बेवकूफ़ थी और उसकी मेंटालिटी भी कुछ अलग थी। लेकिन लाइफ ने उसे दोबारा एक मौका दिया है, वो इसे नहीं गंवाना चाहता, जिस पर कि जियान भी खुश हो जाता है कि हो सकता है कि अब यूटू की लाइफ में कलर्स आ जाए और वो खुश रहे। और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद में उसे कंफर्ट करता है कि उसे पता है कि यूटू जॉब छोड़कर फाइनेंस फील्ड को ज्वाइन करने की सोच रहा है, लेकिन वो ये याद रखे कि फाइनेंस फील्ड में भी रिस्क है और वो एरोस्पेस के लिए ही बना है। वो जानता है कि उसने ये डिसीजन क्यों लिया है, इसलिए उसे पता है कि उसने ये डिसीजन अपनी फैमिली के यहाँ इंस्टीट्यूट आकर उसे मिलने जाने के बाद में लिया है, लेकिन वो एक बार फिर से अपने फैसले के बारे में सोचे। यूटू ये सोचते हुए बैठ जाता है और फिर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे उसके दोस्त और प्रोफेसर सभी लोग कह रहे होते हैं कि एरोस्पेस की फील्ड ही उसके लिए सही है। तो अब वो क्या करे, उसकी फैमिली को उसकी ज़रूरत होती है और ना ही उसके पास टाइम है और ना ही पैसा। फिर उसे जिंग जिंग की भी याद आती है कि वो भी चाहती है कि वो एरोस्पेस की फील्ड को ना छोड़े और वो कुछ सोचकर जिंग जिंग को मैसेज करने का सोचता है, लेकिन कुछ सोचने के बाद में वो रुक जाता है। लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसका दोस्त जियान ज़मीन पर पड़ा हुआ था और उसकी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी। यूटू उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। टाइम स्किप होता है और यूटू जियान को ट्रेन से शंघाई लेकर आता है, जहाँ की वो कुछ परेशान था क्योंकि जियान को कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम थी। लेकिन जियान ये समझ जाता है कि उसकी हेल्थ के साथ में कोई दिक्कत है और फिर वो यूटू से कहता है कि उसकी वाइफ को उसकी हेल्थ के बारे में कुछ ना बताए, वो परेशान हो जाएगी। और जियान इस वक्त बस जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहता था, इससे पहले कि उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाए। सीन जियान की वाइफ और बेटे पर शिफ्ट होता है, जहाँ कि उसका बेटा उसे याद कर रहा होता है कि उसके डैड कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उसकी मैथ्स में कितनी ज़्यादा हेल्प करते हैं और उसके अंकल यूटू भी कितने ज़्यादा प्यारे हैं।
इसी सारे चीज़ों के बीच में वहाँ पर जियान भी आ जाता है, जिसे कि देखकर उसकी वाइफ और बेटा बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और जियान उन्हें एक सैड से स्माइल के साथ में कहता है कि इस बार वो लंबे वक्त के लिए आया है। वहीं जिंग भी गेम खेल रही होती है और बहुत दिनों के बाद में उसे यूट्यूब का इन्विटेशन आता है। वो कुछ सोचती है और फिर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन फिर बीच में ही खेलते खेलते कुछ भी कर देती है। तभी उसकी असिस्टेंट आकर उससे कहती है कि यूट्यूब इतनी ठंड में नीचे क्यों बैठा हुआ है, ऊपर क्यों नहीं आ रहा है, जिस पर कि जिंग भागते हुए नीचे जाने लग जाती है। वो इतनी डिस्परेट होती है कि उसके लिए वो इंतज़ार भी नहीं कर रही होती है। वहाँ पहुंचकर जिंग देखती है कि यूट्यूब अपने सूटकेस पर बैठा था और हम समझ पाते हैं कि वो ट्रेन से उतरकर सीधा उसके घर ही आया था। यूट्यूब जिंग से सवाल करता है कि वो इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही है और वो उसे नाराज़ तो नहीं है। जिंग कुछ जवाब नहीं देती क्योंकि अभी भी वो उससे और भी एटीट्यूड दिखाना चाहती थी। यूट्यूब उससे सॉरी कहता है क्योंकि उसे पता था कि जिंग उसकी बातों से हर्ट हुई है। जिंग कुछ जवाब नहीं देती, बस उसे अपने प्रोजेक्टर को ठीक करने के लिए कहकर अंदर बुलाती है और फिर से वहाँ पर खाना खाने को भी कहती है। यूट्यूब इस बात से तुरंत ही पूछ लेता है कि क्या उसने उसके लिए में खाना बनाया है, जो सुनकर जिंग थोड़ी सी अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आता था। यूट्यूब उसके ऑफर को पोलाइटली मना करते हुए कहता है कि ट्रेन से उतरकर वो उसके घर ही आया था। अभी वो अपने घर जाकर फ्रेश होगा और थोड़ा रेस्ट करके अगले दिन उससे मिलने के लिए आएगा, जिस पर कि जिंग उसे ऑफर करती है कि वो ट्रेन से ना आए, उसका ड्राइवर उसे ड्रॉप कर देगा, जिसके लिए यूट्यूब मना कर देता है। लेकिन जिंग कहती है कि उसे उसकी टेंशन नहीं है, उसे बस ट्रेन में ट्रैवल करते लोगों की टेंशन है। ये सुनकर यूट्यूब स्माइल करते हुए मान जाता है। जिंग का ड्राइवर अब फाइनली यूट्यूब को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। वो उसे कहता है कि उसका घर तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, क्या वो रोज जिंग के यहाँ पर इतनी दूर से आता है। असल में यूट्यूब को रोज 3 घंटे ट्रैवल करने में ही लग जाते थे जिंग के घर आने के लिए। यूट्यूब स्माइल करते हुए उसके ड्राइवर को ये सब कुछ जिंग को बताने के लिए मना करता है। घर पहुंचने पर उसे शेन जियान की वाइफ का कॉल आता है, जो कि उसे बताती है कि जियान को एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये सुनकर यूट्यूब परेशान हो जाता है। शेन उसे रिक्वेस्ट करती है कि कुछ दिनों जियान का ध्यान रखे, लेकिन वो बस रात में उसका ध्यान रख ले। उसका बेटा बहुत ही ज़्यादा छोटा और वो उसे रात में अकेले छोड़कर नहीं आ सकती हॉस्पिटल में, और वो अपने साथ भी उसे नहीं रख सकती। यूट्यूब से कहता है कि वो ज़रूर ध्यान रख लेगा, इसमें रिक्वेस्ट करने जैसे कोई भी बात नहीं है। इसके बाद में वो कॉल को कट कर अपने लिए एक छोटा सा बैग तैयार करके थोड़ा सामान उसमें रख देता है आराम करने के लिए, और थोड़ी देर के बाद वो उठकर जियान के यहाँ पे हॉस्पिटल में चला जाता है। शेन वापस घर जा रही होती है। यूट्यूब उसे कंसोल करते हुए कहता है कि वो परेशान ना हो, इस बीमारी में रिकवरी रेट बहुत ही ज़्यादा हाई है, जियान जल्दी से ठीक हो जाएगा। शेन बहुत ही ज़्यादा हिम्मत रखती है, लेकिन लास्ट में वो रोने लग जाती है। वो ये सारी चीज़ें सोच रही थी और सारा टाइम वो उसके बेटे जियान के साथ में ट्रैवल करने के लिए तरसती थी, और अब जब वो उसके पास में है तो वो बीमार है। टाइम स्किप होता है, जियान को होश आता है और वो सबसे पहले अपनी वाइफ के बारे में ही पूछता है कि वो रो तो नहीं रही थी, लेकिन यूट्यूब शांत देखकर वो समझ जाता है कि यूट्यूब से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी वाइफ को ये सारी चीज़ें ना बताए कि, और उससे यही कहे कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, और फिर वो अपने बेटे के कुछ मैथ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में उसकी हेल्प करेगा। अगली सुबह शेन जियान के वार्ड से बाहर खड़े होकर खुद को चीयर कर रही होती है और हिम्मत दे रही होती है कि सब ठीक हो जाएगा। यूट्यूब ये सारी चीज़ें देखता है तो वो अंदर जाकर जियान को ब्रेकफास्ट देती है और फिर जियान को भी हिम्मत देती है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। टाइम स्किप होता है और यूट्यूब जिंग के डोरबेल को बजाता है, लेकिन वहाँ पर अंदर जाने से पहले जिंग उसे जल्दी से दरवाजे पर ही अपनी गेम दिखाने लग जाती है, लेकिन यूट्यूब उसके मज़े लेते हुए बहुत ही ज़्यादा सारी गलतियाँ निकालने लग जाता है। अंदर आने पर वो उससे पूछती है कि वो किस काम के लिए गया था। यूट्यूब से कहता है कि कॉन्फिडेंशियल है, जिस पर कि जिंग के मुंह से निकल जाता है कि क्या फैमिली को भी नहीं। यूट्यूब वहीं पर फ्रीज हो जाता है, लेकिन जिंग कवर करते हुए कहती है कि अपनी फैमिली को भी नहीं। लेकिन यूट्यूब के दिमाग में तो यही चल रहा होता है कि जिंग ने खुद को उसकी फैमिली कहा है, इसका मतलब है कि वो खुद को उसकी फैमिली समझती है। फिर थोड़ी देर गेम खेलने के बाद में यूट्यूब उसका प्रोजेक्टर बनाने लग जाता है, जैसे कि जिंग किसी बच्चे की तरह में एक्साइटेड होकर देख रही होती है। और फिर वो यूट्यूब से कहती है कि अगर प्रोजेक्टर ठीक नहीं हुआ तो वो एरेना में जाकर मैच को लाइव देखेंगे, जो सुनकर यूट्यूब स्माइल करते हुए सोचता है कि जिंग को मैच एरेना में देखना है। थोड़ी देर के बाद में उसे देखने के लिए जिंग यूट्यूब से डरते हुए पूछती है कि क्या वो उसके फ़ोन में गेम खेल सकती है, क्योंकि यूट्यूब का फ़ोन गेम खेलने के लिए परफेक्ट था। उसे लगा था कि यूट्यूब मना कर देगा, लेकिन वो बिना 1 सेकंड गवाए उसे अपने फ़ोन का पासवर्ड बता देता है, जो सुनकर वो शॉक हो जाती है और खुश भी। जिंग दौड़ कर उसका फ़ोन लेकर आती है और फिर वो थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछती है कि क्या वो स्कूल ग्रुप चैट में भी है, वो उसे देख सकती है। वो चाहती थी कि वो सभी लोग अपनी अपनी लाइफ्स में क्या कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में उसे थोड़ा पता चल सके। यूट्यूब इसके लिए भी मान जाता है। इसके बाद में वो उसे वी चैट में क्वाजिंग की भी आईडी को देखती है और पूछती है कि क्या वो किसी की भी आईडी को देख सकती है, जिस पर कि यूट्यूब हाँ में जवाब देता है, लेकिन जिंग फिर भी
कई बार उसे कंफर्म करती है, लेकिन वो क्वाजिंग की आईडी को फिर भी चेक नहीं करती। यूटू जिंगजिंग को बताता है कि इधर कुछ दिनों से उसने एग्रेसिव इसलिए खेलना शुरू कर दिया है क्योंकि वो कंपटीशन के प्लेयर्स की तरह में वो एक्सपीरियंस देना चाहता है, जिससे कि वो उनकी गेमिंग स्किल से फेमिलियर हो जाए। तभी जिंगजिंग को उसकी असिस्टेंट की कॉल आती है, जो कि उसे बताती है कि उसके आने वाले बर्थडे के लिए ब्रांड्स ने कुछ एडवांस गिफ्ट्स भेजे हैं और वो उन्हें लेकर आई है। जिंगजिंग दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बुला लेती है और बॉक्सेस बहुत बड़े थे, इसलिए वो उन्हें रख देती है। कुछ काम से वो साइड में जाती है तो यूटू जिंगजिंग से कहता है कि उसकी हेल्प कर देगा इन बॉक्सेस को स्टोर रूम में रखने के लिए, जिस पर कि जिंगजिंग कहती है कि वो तकलीफ़ ना करे। उसका स्टोर रूम बहुत ही ज़्यादा मैसी है और वो कपड़े यूजुअली नहीं खरीदती, ये ब्रांड्स उसे भेज देते हैं। लेकिन तभी पीछे से उसकी असिस्टेंट चिल्लाते हुए आती है और कहती है कि अगर उसे कपड़े पहनने नहीं होते तो वो इतने ज़्यादा खरीदती क्यों है। स्टोर रूम में बिल्कुल जगह ही नहीं है, क्या वो उन्हें कुछ कपड़े चैरिटी में देते। ये सुनकर जिंगजिंग एम्बैरेस हो जाती है और फिर यूट्यूब को भी उसकी बचकानी हरकतों पर स्माइल करने लग जाता है। जिंगजिंग अपनी असिस्टेंट को घूर कर देखती है और उसे चुप रहने का इशारा करती है। तभी यूट्यूब से बताता है कि अब वो शाम को कुछ दिनों तक जल्दी वापस चला जाएगा क्योंकि उसे कुछ काम है। कुछ दिनों तक तो जिंगजिंग उसके लिए मान जाती है, लेकिन फिर वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि फाइनल मैच के दिन वो थोड़ा लेट तक स्टे कर ले क्योंकि उसके साथ में मैच देखना चाहती है, जिस पर कि यूट्यूब कहता है कि वो मैनेज कर लेगा। उसके जाने के बाद में असिस्टेंट की तो खैर नहीं थी, लेकिन डांटने के बजाय जिंगजिंग उसे इमोशनल बातें करते हुए ड्रामा करने लग जाती है कि अब यूट्यूब उसे बिगड़ते हुए पैसे खर्च करने वाली अमीर लड़की कहेगा, लेकिन फिर वो खुद को खुश होते हुए भी कहती है कि ऐसा वो कुछ भी नहीं करेगा। वहीं हॉस्पिटल में शेन यूटू से पूछती है कि क्या उसने सुना है किसकी जीएफ है। यूटू हाँ में जवाब देता है और फिर वो उसे फ़ोटो दिखाने की डिमांड करती है, लेकिन यूटू और जियांग इधर उधर देखने लग जाते हैं। अब वो बेचारा फ़ोटो दिखा भी देता है तो कौन ही यकीन करता है कि सुपरस्टार जाओ जिंगजिंग उसकी दोस्त भी है। शेन उन दोनों को घूर के देखने लग जाता है और फिर ये कहते हुए बाहर चली जाती है कि अगर उसे उसकी ढूंढी हुई लड़की पसंद नहीं है तो वो साफ साफ उसे मना कर सकता है। बाहर जाने पर शेन कहती है कि वो मजाक कर रही थी, वो बस जियान का मूड ठीक करना चाहती थी। अगर वो किसी से उसे मिलाकर खुद गालियाँ थोड़ी खाना चाहेगी। और बेचारा यूट्यूब अपनी इतनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है, वो वहाँ पर शर्मा भी जाता है। उसके जाने के बाद में उसके दिमाग में बस जिंगजिंग ही थी। फिर वो ये सोचने लग जाता है कि शेन हमेशा कहती है कि जियान के टाइम ना देने से उनके बीच में प्रॉब्लम्स हुई है। क्वाजिंग और उसका ब्रेकअप भी इसी काम की वजह से ही हुआ है, तो क्या वो जिंगजिंग को भी परेशान कर देगा। तभी जियान की हालत बिगड़ने लग जाती है। डॉक्टर उसे संभालते हैं और अगली सुबह रिपोर्ट्स में पता चलता है कि जियान को स्टोमक कैंसर है, लेकिन ये क्यूरेबल है क्योंकि ये स्टार्टिंग स्टेज में ही है। ये सुनकर थोड़ी देर के लिए तो सभी लोग राहत की सांस लेते हैं कि एटलीस्ट जियान ठीक तो हो जाएगा। यूट्यूब वापस जाने लग जाता है तो उसे उसके सीनियर मिस्टर हु मिलते हैं, जो कि जियान से मिलने के लिए आए हुए थे। वो उसे कहते हैं कि वो अपनी जॉब नहीं छोड़ेगा और बस वो कुछ दिनों के लिए और छुट्टियां चाहता है, जिस पर कि मिस्टर हु खुशी खुशी मान भी जाते हैं। टाइम स्किप होता है और मैच का दिन आ जाता है। यूट्यूब जिंगजिंग के यहाँ पे कुछ स्नैक्स बना रहा होता है और बातों बातों में दोनों बैठकर वहाँ पर बातें करने लग जाते हैं। दोनों बेट भी लगाते हैं कि कौन जीतेगा और उन दोनों में से जो जीतेगा उसकी एक रिक्वेस्ट दूसरे को पूरी करनी पड़ेगी। फाइनली वो मैच देखने लग जाते हैं, लेकिन इतने दिन के अपने हेक्टिक शेड्यूल की वजह से यूट्यूब वहीं पर सो जाता है और फिर जिंगजिंग वंडर करती है कि यूट्यूब कहाँ पर बिजी था कि इतना ज़्यादा थका हुआ है। वो उसे देखने लग जाती है, लेकिन उसके ऊपर ही वो गलती से गिर जाती है और डर जाती है कि वो उठ जाएगा, लेकिन वो नहीं उठता और वो सोचने लग जाती है कि वो कितनी लाइट वेट है। लेकिन असल में तो यूट्यूब वहाँ पर उठ चुका था और वो उसे बुलाने पर जिंगजिंग की सांस तक अटक जाती है और वो उसे बैठाता है और फिर दोनों देखने लग जाते हैं। मैच खत्म हो गया था और यूट्यूब वहाँ पर बेट भी जीत जाता है। रिक्वेस्ट के तौर पर वो जिंगजिंग से कहता है कि इस मंथ उसका बर्थडे है, इसलिए वो उसके लिए क्या बर्थडे गिफ्ट थे। जो सुनकर जिंगजिंग सोचने लग जाती है दोनों में से उसका ही फायदा हुआ है। उसे ये एक स्पेशल मूव की रिक्वेस्ट करती है और फिर वो आने वाले मैच तक यूट्यूब के साथ में ही रहेगी। यूट्यूब अपना सर पकड़ लेता है और फिर वो उसकी बात को मान भी जाता है। फिर वो उसे एक अवार्ड शो के लिए इनविटेशन भी देती है और ज़रूर से आने के लिए कहती है। वापस जाते वक्त यूट्यूब अपने दोस्त को कॉल कर कहता है कि वो फाइनेंस फील्ड में नहीं आएगा और फिर जिंगजिंग के पोस्टर को देखते हुए कुछ सोचने लग जाता है। वही फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें कि जिंगजिंग ने यूट्यूब को अवार्ड फंक्शन में आने का इन्विटेशन दिया था और ये इनविटेशन था ई स्पोर्ट प्लेयर्स के अवार्ड शो का। प्रेजेंट में जिंगजिंग इस इवेंट के लिए तैयार हो रही होती है और अलग अलग ड्रेसेस को ट्राई कर रही थी, जिसमें कि उसकी मदद उसकी असिस्टेंट और मैनेजर भी कर रही थी। उसकी मैनेजर का कहना था कि ना सिर्फ आज के इवेंट में जिंगजिंग को सबसे अच्छा परफॉर्म करना है, बल्कि उसे सबसे ज़्यादा खूबसूरत और स्मार्ट भी दिखना होगा। ये उसकी इमेज के लिए इम्पोर्टेंट है। फाइनली जब जिंगजिंग तैयार होकर आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी और क्लासी लग रही थी। एक खास ईयरिंग भी पहना हुआ था जो कि रैबिट शेप का था, सेड रैबिट, यानी कि यूट्यूब की याद में। दूसरी तरफ यूट्यूब को उसका एक क्लासमेट कॉल कर बताता है कि उसका रियूनियन है,
लेकिन यूटू सीधा ही मना कर देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जिंगजिंग भी वहाँ पर आ रही है तो वो हवा की तरह अपनी मॉम को बताता है और वेन्यू की ओर निकल जाता है। वहीं जिंगजिंग भी पाई पाई के साथ में वहाँ पर पहुँच चुकी थी और सभी बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि जिंगजिंग उन सभी से स्कूल के बाद में अब जाकर मिल रही होती है। सभी उसे बातें करने लग जाते हैं कि वो और यूटू कैसे मिले, कैसे बातें की, और इन सब सवालों से बचने के लिए जिंगजिंग गाना गाने का ऑफर करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ यूटू जितना जल्दी पहुंचना चाहता था उतना ही ज़्यादा लेट उसे हो रहा था क्योंकि ट्रैफिक था, इसलिए यूटू टैक्सी छोड़कर पैदल ही वहाँ पर भागने लग जाता है और डरता हुआ वो वेन्यू में पहुँच जाता है जहाँ की उसे जिंगजिंग की आवाज़ सुनाई देती है और वो धीरे से एंटर करता है। दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। सभी यूटू को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सब उसके अब तक हैंडसम होने की तारीफ कर रहे होते, लेकिन उनमें से कोई भी उसे ये नहीं कहता कि जाओ, जो कि यूटू की एक्स जीएफ है, वो भी वहाँ पर होती है। दोनों कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं साथ में। इससे जिंगजिंग का मूड खराब हो जाता है और यूटू उसे कहता है कि वो किसी और की वजह से यहाँ पर आया है और फिर वो जिंगजिंग के सामने में घुटनों पर बैठकर उसे पूछता है कि क्या वो उसे माफ़ करेगी। ये सीन तो सबके लिए शॉकिंग था, जैसे कोई सपना। जिंगजिंग उसे कहती है कि वो कहीं पर चेयर पर बैठ जाए, ऐसे क्यों बैठा है, लेकिन यूटू अपने सवाल को दोहराता है और जिंगजिंग उससे कहती है कि उसने उसे माफ़ कर दिया है। यूटू ये सुनकर स्माइल करने लग जाता है और फिर वो उसके साथ में चलने के लिए उसे कहता है, जिससे कि जिंगजिंग शाय हो जाती है। पर इस बार तो यूटू इस मौके को खोने नहीं वाला था। वो एक बोल्ड स्टेप लेता है, जिंगजिंग को किस करने लग जाता है और फिर उसका कोट उठा उसके हाथ को पकड़कर सबको एक्सक्यूज करके वहाँ से निकल जाता है। सभी ये देखकर अब तक तो शॉक हो ही चुके थे कि उनके साथ में जो हुआ वो सच है या फिर सपना। पाई पाई ये बात बाहर ना जाए इससे सभी लोगों के लिए एक नया चैट रूम बनाती है और वहाँ पर वो खुद बिल को पे करने का ऑफर करती है। वहीं पर यूटू जिंगजिंग को कॉरिडोर में लेकर भाग रहा होता है। वो एक जगह रुककर उसे कोट और मफलर पहनाता है और कोई देख ना ले इसलिए उसे हक कर लेता है और सभी उन्हें क्यूट कपल की तरह में देखने लग जाते हैं। यूटू उसे कहता है कि उसे ऐसी जगह पर ले जाएगा जहाँ की कोई भी नहीं होगा। जिंगजिंग कंफ्यूज होकर उसे पूछती है कि न्यू ईयर के रश के दिन कौन सी ऐसी जगह खाली होगी, लेकिन यूटू तो बस स्माइल करते रहता है। इसके बाद में वो उसे अपने पुराने हाई स्कूल में लेकर जाता है और गार्ड से भी ये परमिशन ले लेता है कि वो वहाँ पर उसका ओल्ड स्टूडेंट है। गार्ड भी उसे पहचानता था इसलिए उन्हें जाने दे देता है। दोनों सारा स्कूल घूमने लग जाते हैं जहाँ की जिंगजिंग ने उसे प्रपोज किया था और वो उस क्लासरूम को देखते हैं, डेस्क, उनकी छोटी बड़ी आदतें। इसके बाद में दोनों एक दूसरे को किस शेयर करने लग जाते हैं। इसके बाद में दोनों फिर से अपनी मेमोरीज को याद करने लग जाते हैं और फिर जब दोनों गेट पर जाते हैं तो गार्ड ये देखकर शॉक हो जाता है कि यूटू की जीएफ सुपरस्टार जाओ जिंगजिंग है और वो दोनों भी स्माइल करते हुए वहाँ पे भागने लग जाते हैं और गार्ड भी उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। चलते चलते दोनों बातें कर रहे होते तभी जिंगजिंग बताती है कि वो कहती थी कि वो हमेशा चाहती थी कि यूटू एरोस्पेस इंडस्ट्री में ही जाए और वहाँ पर खूब ज़्यादा नाम रोशन करे, लेकिन इन सब के पीछे में उसका एक खुद का रीज़न भी था। जैसे कि वो कहती है कि स्कूल में जब वो आता था तो सक्सेसफुल होने के बाद में बच्चों को मोटिवेट करने तो उसे वो चीयर करे, ऐसा वो हमेशा चाहती थी। वो ऐसा सोचती थी जब भी स्कूल आए तो ये सारी चीज़ें वो कर सके और वो उसके साथ में खड़ी रहे उसकी पार्टनर बनकर। यूटू से जवाब देता है कि उस वक्त वो बेवकूफ़ था और उसे ऐसा लगता था कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बस आम लोगों की तरह ही था जो कि डिसीजन को ठीक से नहीं ले पाता था। ऐसे ही दोनों क्यूट सारी बातें करने लग जाते हैं। फिर यूटू जिंगजिंग को उसके घर छोड़ने के लिए चाहता है जहाँ के दोनों अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर पाई पाई भी आ जाती है जो कि उनसे पूछती है कि कैसी रही उनकी डेट और दोनों इस सवाल पर शर्मा जाते हैं। इसके बाद में जिंगजिंग अपने रूम में बैठी हुई होती है और यूटू को मैसेज करती है कि वो कहाँ है, वो ठीक से घर तो पहुंच गया ना। और पाई पाई भी ये सारी चीज़ें देख रही होती है। वो उसे सवाल करती है, पाई पाई पहुंच गई थी और सोने जा रही होती है। वहीं यूटू मैसेज करता है कि वो अपनी मॉम की इंटरोगेशन का हिस्सा है, थोड़ी देर के बाद में बात करेगा, लेकिन जिंगजिंग को उसका वेट करते करते सो ही जाती है। अगली सुबह यूटू के कॉल से वो उठती है और वो उसे वापस जाने के लिए पूछता है कि वो कैसे है। वो उसके पेरेंट्स के घर से उसे पिक करेगा शंघाई जाने के लिए। जिंगजिंग अपने खुराफाते दिमाग को लगाते हुए उसे कहती है कि वो अपने पेरेंट्स को कहेगी कि उसका ड्राइवर नहीं आ रहा और फिर बहाना करेगी कि उनका एक बैचमेट भी शंघाई लौट रहा है और दोनों साथ में वहाँ पे चले जाएंगे। यूटू उसके दिमाग की तारीफ करता है और फिर दोनों कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जिंगजिंग उठकर देखती है कि उसके पेरेंट्स सोए हुए थे, इसलिए वो कार की कीज़ उठाती है और फिर सीधा यूटू के घर की तरफ चली जाती है और थोड़ी देर में वो उसके घर के पास में थी। वो उस वक्त अपने घर के आगे से स्नो को हटा रहा होता है। वो उसे कहती है कि उसे रास्ता पूछना था और यूटू तुरंत उसकी आवाज़ पहचान जाता है, फिर स्माइल करते हुए उसकी तरफ मुड़ जाता है। जिंगजिंग कहती है कि किसी ने उसे कहा था कि उसके घर के पास में बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है। यूटू बिना कुछ कहे सोचो से गले लगा लेता है और अभी दोनों अपने मोमेंट्स को एंजॉय ही कर रहे होते हैं कि यूटू की मॉम आ जाती है।
यूटू उन्हें अपनी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन जिंगजिंग का खुराफाती दिमाग वो कहती है कि वो उसकी जीएफ है और उन्हें पहले बताना चाहिए था, लेकिन यूटू ने ये कहा था कि उसकी मॉम उसे पसंद नहीं करेगी, वो स्नोबिस से है और अब यूटू उसे कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए वो सारी गलती खुद ही मान लेता है और उसकी मॉम उसे एक थप्पड़ लगाकर उसे कहती है कि वो ऐसा सोचता है कि उसके बारे में, और जिंगजिंग से कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। कि तभी वहाँ पर यूटू की आंट भी आ जाती है। यूटू उनसे कहता है कि जिंगजिंग शोबिस से है, वो उसे सबसे नहीं मिला सकता है, इसलिए वो वहाँ से जा रहा है उसे लेकर, और उसकी मॉम भी इस बात से मान जाती है। दोनों कार में ब्रेकफास्ट लेकर आ जाते हैं और वहीं पर यूटू की मॉम भी उसे कॉल करती है। वो उनका कॉल स्पीकर पर रखकर बातें करने लग जाता है, जहाँ वो उसे खूब डांटती है कि जिंगजिंग उनके बारे में क्या सोच रही होगी। वो उसके डैड से उसकी कंप्लेन करेगी और उसे पिटाई भी करेगी, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह में। बेचारा यूटू ये सारी चीज़ें सुन रहा था और जिंगजिंग मज़े ले रही होती है। वो उसे घर छोड़ के कहता है कि वो इवनिंग में उसे लेने के लिए आएगा, और जैसे उन्होंने सोचा था कि पेरेंट्स को नहीं बताएंगे, वो उन्हें नहीं बताते, लेकिन अब उनके दिमाग में कोई और ही प्लान था। जिंगजिंग प्लान के हिसाब से अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो अपने क्लासमेट के साथ में जाएगी। शाम के वक्त में यूटू उसे लेने के लिए आ जाता है, जहाँ नाश्ते के लिए पूछने पर बाहर भागती हुई वहाँ पर जिंगजिंग आ जाती है। यूटू भी उसे कहता है कि कभी और अब तो उसका आना जाना लगा ही रहेगा। वो जिंगजिंग का बीएफ जो है, उसने तो जिंगजिंग से कहा था कि उसके पेरेंट्स को बता दे, लेकिन उसने ही मना कर दिया था। फिर वो जिंगजिंग के बैग को वहाँ से लेकर चला जाता है। तीनों थोड़ी देर तक शॉक में खड़े होते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। फिर जिंगजिंग की तो शामत ही आ जाती है। सीन चेंज होता है। जिंगजिंग कार में मुंह बनाकर बैठी हुई होती है और कॉल पर उसकी मॉम उसकी क्लास लगा रही होती है। वो उसे कह रही होती है यूटू के पेरेंट्स वाले डायलॉग, सारी चीज़ें जो यूटू के पेरेंट्स ने अभी अभी कहा था, और वो कह रही होती है कि पता नहीं वो उसके बारे में क्या सोच रहा होगा कि वो कितनी ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल है। जिंगजिंग इस पर तुरंत उनसे कहती है कि वो इरिस्पॉन्सिबल नहीं है, उन्हें तो डेटिंग स्टार्ट की है, अभी ज़्यादा दिन हुए भी नहीं और अच्छे से एक दिन में पूरा नहीं हुआ है। लेकिन उसकी मॉम उसकी एक भी नहीं सुनती और कॉल को काट देती है। जिंगजिंग यूटू से कहती है कि उसने फिर से उसे बातें सुनवा दी। यूटू भी तो मजे ले रहा होता है और कहता है कि क्या इत्तेफाक की बात है ना कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। जिंगजिंग उसे कहती है कि उसे तो उसके डैड ने भी डांटा है और कहा है कि यूटू से तमीज़ से बात किया करो, जिस पर कि यूटू से कहता है कि उसे तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि उसके डैड का मुंह उसकी मॉम के आगे में खुलता ही नहीं था, बिल्कुल चुप हो जाते थे वो। जिंगजिंग कहती है कि उन दोनों ने ही एक दूसरे के पेरेंट्स के आगे में एक दूसरे की इमेज को ख़राब कर दिया, लेकिन यूटू उसे समझाता है कि ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं है, वो तो बस मस्ती कर रहे थे। तभी यूटू को लियांग का वॉइस मैसेज आता है कि अभी छुट्टियों में जब वो होम टाउन गया था तो उसके पेरेंट्स ने उसे एक ब्लाइंड डेट पर भेजा था। वो लड़की अच्छी है और वो उसे जीएफ बनाने का सोच रहा है, तो वो वहाँ पर पीछे ना रहे। इस पर कि दोनों हंसने लग जाते हैं और जिंगजिंग उसे वॉइस मैसेज करती है कि सॉरी तुम लेट हो गए हो, मैं उसकी जीएफ हूँ। लेकिन इस मैसेज के बाद में लियांग का कोई भी जवाब ही नहीं आता। यूटू से कहता है कि बेचारा तो शॉक ही हो गया होगा। तभी लियांग वीडियो कॉल करता है और फिर जिंगजिंग को देखकर मिस कॉटन उसे कहती है कि उसकी गेमिंग आईडी है, और फिर बताता है कि उनकी बातें सुनकर तो उसका फ़ोन कॉफ़ी मग में ही गिर जाता है। फिर वो यूटू की कंप्लेन करता है कि ना वो उसका ड्रामा देखता है और ना ही उसका एडवर्टाइजमेंट, वो तो सब देखता है। ये सुनकर यूटू की तो बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि जिंगजिंग उसे घूर के देख रही होती है, लेकिन किसी तरह से वो उसे संभाल लेता है। इसके बाद में जिंगजिंग लियांग के साथ में गेम खेलने लग जाती है और दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं, जहाँ की यूटू उसे फ़ोन लेकर तुरंत जिता देता है। और फिर जिंगजिंग के जाने से पहले ही उसे लेटर बॉक्स में पड़ा लेटर दिखता है जो कि उसने ही लिखा था। फिर दोनों घर में होते हैं, जहाँ की जिंगजिंग यूटू की गोद में सर रखकर वहीं पर सो रही होती है। वो लेटे लेटे उस लेटर को पढ़ रहा होता है। जब जाने की बात होती है तो यूटू रिक्वेस्ट करता है कि वो रात में उसके घर ही रुकना चाहता है, वो उसे गलत ना समझे, वो लिविंग रूम में रहेगा, वो बस अपनी अगली सुबह एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए उसे जाना चाहता है। जिंगजिंग भी इसके लिए मान जाती है और अगली सुबह असिस्टेंट जब डोरबेल बजाती है तो यूटू दरवाज़ा खोलता है। असिस्टेंट सवाल करती है कि वो इतनी सुबह सुबह यहाँ पर कैसे आया। यूटू कहता है कि वो रात भर यहीं पर था और अंदर चला जाता है, लेकिन बेचारी असिस्टेंट की थोड़ी देर के लिए तो वहाँ पर खड़ी ही रह जाती है, उसके तो होश ही उड़ जाता है। फिर सीन चेंज होता है, तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। असिस्टेंट उन्हें प्यार से एक दूसरे को देखते देख रही होती है और कहती है कि उसे नॉक करके आना होगा, पासवर्ड डालने की कोशिश वो ना करे, और दोनों हंसने लग जाते हैं। इसके बाद में सभी एयरपोर्ट की पार्किंग में पहुंचते हैं, जहाँ की मैनेजर लिंग को जब पता चलता है कि दोनों डेट कर रहे हैं तो वो मैनेजर मोड में यूटू को मास्क देती है और फिर उसे बिना जिंगजिंग से पब्लिक प्लेस में मिलने के लिए मना कर देती है। टाइम स्किप होता है और यूटू की भी छुट्टियां अब ख़त्म हो गई थी और वो अपने काम पर लौट जाता है, जहाँ की वो जिंगजिंग का मैसेज देखकर स्माइल कर रहा होता है और उसका नाम AI गर्ल रखता है। उसके कलीग भी उसके इस बदले हुए बिहेवियर से शॉक थे। वो हमेशा स्माइल करता था, अपने खाने की पिक्चर बना किसी को भेजता था, वो देखने की कोशिश करते थे, लेकिन AI गर्ल नाम होने से उन्हें कुछ भी समझ ही नहीं आता था। रात को यूटू और जिंगजिंग बातें कर रहे होते हैं।
वीडियो कॉल पर, जहाँ पर कि यूट्यूब से बताता है कि वो उसके सवाल जवाब देने वाला है, लेटर लिख रहा है और फिर एक इमेजिनरी स्टोरी जिसमें कि एक लड़का लड़की प्यार करते हैं, वो उनकी प्यारी सी फैमिली है। इन सब से शर्माकर जिंग कॉल को काट देती है और थोड़ी देर में यूट्यूब से फिर से कॉल कर देता है कि क्या वो उसके साथ में रहेगी और वो उसके साथ में फैमिली बनाएगी और क्या वो उसकी जीन्स को अपनी फैमिली में ज्वाइन करने देगी। ये सुनकर जिंग फिर से शर्मा जाती है और कहती है कि वो ऐसी बातें ना करे क्योंकि इस वजह से वो अपने स्क्रिप्ट को याद ही नहीं कर पा रही है। टाइम स्किप होता है और हम देखते हैं कि जिंग अपनी शूटिंग में बिजी थी, लेकिन डायरेक्टर को उसकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आ रही होती है और वो बार बार उसे फिर से शूट करने के लिए कह रहा होता है। जिंग इससे थोड़ा परेशान हो गई थी। वहीं जब यूट्यूब अपना फ़ोन खोलता है, देखता है कि जिंग ने उसे सैड सा फेस बनाकर इमोजी भेजा। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और तुरंत उसे कॉल करता है, लेकिन जिंग का गला ख़राब था इसलिए वो बस उसे मैसेज पर ही बात करने के लिए कहती है। दोनों बातें करते लक्षाते हैं और जब जिंग यूट्यूब को आज हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है तो वो उसे परेशान ना होने के लिए कहता है और समझाता है कि फेलियर ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा और वो इस बात का जीता जागता सबूत है, इसलिए वो इस बात से परेशान ना हो। और थोड़ी मेहनत करने के बाद में वो जिंग को हंसाने में कामयाब भी हो जाता है। जिंग भी सोचती है कि उसका बीएफ कितना ज़्यादा अच्छा और उसका कितना ज़्यादा ध्यान रखता है, बाकी बीएफ के जैसे नहीं। लेकिन यूट्यूब अपनी बनी बनाई इज्जत का कचरा कर लेता है कि कहीं वो किस सीन तो नहीं था जिसे वो कर नहीं पा रही थी। जिंग ये सब कुछ देखकर सोचती है कि उसने बेकार ही उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ कर दी, वो टिपिकल बीएफ जैसा ही है। अगले सुबह यूट्यूब को किसी काम से दूसरे शहर में जाना होता है और वो वहाँ के होटल में पहुँचकर जिंग से वीडियो कॉल पर बातें करने लग जाता है और वो कंप्लेन करती है कि उसे कॉल नहीं करता, लेकिन अब यूट्यूब भी इसके लिए तैयार था। वो उससे कहता है कि वो तो खुद उससे इतनी ज़्यादा दूर है और वो उसे इसका जिम्मेदार कह रही है। दोनों की बातें यूट्यूब के रूममेट की बेसुरी आवाज़ से डिस्टर्ब हो जाती है, जो कि शावर में गाना गा रहा होता है और दोनों हंसने लग जाते हैं। यूट्यूब बताता है कि इसी ने उसका नाम देख लिया था जिसने कि उसे एआई गर्ल रखा था और उसने पूछा कि ये कौन है, एप्लीकेशन है जिसमें कि रोबोट से बात की जाती है, उसे भी करनी है। और फिर दोनों इस पर फिर से हंसने लग जाते हैं। सीन चेंज होता है और जिंग को यूट्यूब बताता है कि वो बास्केटबॉल खेल रहा है। जिंग उसे फ़ोटो मांगती है और उसकी पिक्चर देखकर उसे भी हाई स्कूल वाला यूट्यूब याद आने लग जाता है। फिर यूट्यूब भी उसे मांगता है और फिर वो एक क्यूट सी सेल्फी उसे भेज देती है, लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई ना देकर वो सोच में पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ यूट्यूब तो बस उसे देख ही जा रहा होता है। फिर वो उसे कॉल कर कहता है कि उसने अपनी पिक्चर अपने दोस्त से ये कहकर खिंचवाई थी कि उसे ब्लाइंड डेट पर जाना है, तो वो उसे उसके साथ में ब्लाइंड डेट पर चलेगी, जो सुनकर जिंग शर्माने लग जाती है। टाइम स्किप होता है और फिर जिंग को गए अब पूरे 26 डेज बीत गए थे। यूट्यूब भी बिजी था और जिंग भी, लेकिन जिंग ने कुछ दिन की छुट्टियां ली हुई थी और जल्दी ही वो शंघाई किसी इवेंट को अटेंड करने के लिए जाने वाली थी और दोनों इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। फाइनली वो यूट्यूब से मिल पाएगी। वो यूट्यूब को कहती है कि उसने कहा था कि वो उसे ब्लाइंड डेट पर लेकर जाएगा और वो आ रही, और उसकी ये बातें सुनकर यूट्यूब भी बहुत ही ज़्यादा खुश था और उसे पिक करने का टाइम पूछता है। टाइम अब स्किप होता है और हम देखते हैं शंघाई एयरपोर्ट की पार्किंग में, जहाँ की यूट्यूब जिंग का वेट कर रहा होता है। वो आती तो है, पहले यूट्यूब की वो बास्केटबॉल वाली पिक्चर उसके चेहरे के बगल में वो रख के उसे कहती है कि वो मैच करना चाहती है, कहीं वो किसी और के यहाँ चली गई तो। यूट्यूब भी ये सब कुछ सेम उसे कहता है। अभी असिस्टेंट उन्हें याद दिलाती है कि वो पब्लिक में है और फिर वो दोनों कार में चले जाते हैं, लेकिन उनकी कोई भी पिक्चर क्लिक कर रहा होता है। और फिर ये 3 लड़के थे, बेगर जैसे दिख रहे होते हैं, जो कि सपना देख रहे होते हैं कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनाएंगे जिंग के बीएफ पर। वो सारा रास्ता जिंग और यूट्यूब की कार का पीछा करते रहते हैं, लेकिन बात तो ये थी कि वो दोनों जिंग के नहीं बल्कि यूट्यूब के घर जा रहे होते हैं। उसके घर पहुंचने के बाद में जिंग शॉक हो जाती है कि ये देख कर के उसका घर बुक से भरा हुआ था और कितना साफ था। और फिर वो सैड होकर उसे कहती है कि उसके घर में तो बस कपड़े ही भरे हुए हैं, लेकिन यूट्यूब ऐसा कहता है कि वो बुरा ना फील करे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये उसकी फील्ड की रिक्वायरमेंट है। और वो फिर इसके बाद में उसके लिए नूडल्स भी बनाता है, लेकिन जिंग एक बाइट लेकर बुरा सा मुंह बनाने लग जाती है क्योंकि वो ठीक से पके ही नहीं थे। इसके बाद में जिंग अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही होती है, जो कि उसे कहती है कि उसका रैंक हाई है तो वो उसके लिए भी बढ़ा दे। जिंग ये सारी चीज़ें यूट्यूब को करने के लिए कहती है। यूट्यूब स्टाइल में एक नया शिंगामी चूज़ कर लेता है, लेकिन जीतना तो दूर की बात थी, वो बुरी तरह से उसे हार जाता है। जिंग की दोस्त उसे गालियाँ दे रही होती है, लेकिन फाइनली वो जीत भी जाता है और फिर उसका रैंक भी बढ़ जाता है। लेकिन तब तक आधी रात हो चुकी थी, इसलिए वो जिंग को उसके घर पे रुकने के लिए कहता है। और जिंग को थोड़ा सोचने के बाद में समझ आ जाता है कि ये सब कुछ यूट्यूब ने जानबूझकर किया था, इसलिए वो शर्त रखती है कि वो अगले 15 किल्स करके एक मैच जीत गया तो वो उसके घर नहीं जाएगी, और यूट्यूब 15 के बजाय 21 किल्स कर जीत जाता है। जिंग उसे कहती है कि वो जा रही है, उसने झूठ बोला था, वो घर नहीं जाने वाली, होटल तो जा ही सकती है, लेकिन यूट्यूब उसे गोद में बिठाकर उसे कहता है कि इतनी रात में वो उसे कैसे छोड़ने के लिए जाएगा और उसे सुबह मीटिंग अटेंड करने के लिए भी जाना है, तो वो लेट हो जाएगा।
उसका भी तो इवेंट है। जिंगजिंग उसकी ओर देख के कहती है कि एक्टर वो और ड्रामेबाजी वो कर रहा है, और दोनों हंसने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि 3 लड़के जो यूटू और जिंगजिंग का पीछा कर रहे थे वो अब यूटू के घर के बाहर में ही थे और वेट कर रहे थे कि कब वो लोग बाहर में आए और उन्हें कोई न्यूज़ मिले। वहीं घर में जिंगजिंग अपनी उसी दोस्त से बातें कर रही थी जिसके साथ अभी गेम खेल रही थी। वो बताती है कि अभी वो नहीं, उसका बीएफ उसके साथ में गेम खेल रहा था, जो सुनकर उसकी दोस्त शॉक हो जाती है। उसे पूछती है कि उसका बीएफ भी है, उसने कभी बताया ही नहीं। जिसे सुन के कि जिंगजिंग पहले तो शर्मा गई थी, लेकिन फिर वो अपने दोस्त से कहती है कि उसका बीएफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, आम इंसान है, लेकिन वो बहुत ही हैंडसम और इंटेलिजेंट है। उसकी दोस्त भी उसकी ऐसी बातों को सुनने जा रही थी कि वो कितनी तारीफ़ कर रही है अपने बीएफ की। वहीं दूसरी तरफ उन तीनों लड़कों को दिखता है कि यूटू जिंगजिंग के सामान को लाकर अंदर जा रहा है, जिसका मतलब है कि जिंगजिंग आज रात यूटू के यहाँ पे ही रुकेगी। ऐसे तो वो तीनों लोग बहुत ही थक गए थे, लेकिन डिसाइड करते हैं कि वो रात भर जगकर बारी बारी से पहरा देंगे कि किसे वो न्यूज़ पहले पता चले। सीन यूट्यूब पर शिफ्ट हो जाता है, जो कि जिंगजिंग के सामान को उसके रूम में पहुंचा चुका था, और फिर एक्स्ट्रा पिलो और ब्लैंकेट लेकर वो बाहर जाने वाला था, लेकिन जाने से पहले वो जिंगजिंग के चीक्स पर एक गुड नाइट किस कर वहाँ से चला जाता है और जिंगजिंग वहाँ पर शर्मा जाती है। उसके जाने के बाद में वो फिर से अपने दोस्त से बात करने लग जाती है कि अपने बीएफ के साथ में वो आज उसके घर पे रुकी हुई है, उसे नींद कैसे आएगी, कल उसका इवेंट है और उसे फ्रेश दिखना है। और उसकी फ्रेंड भी उसे चिढ़ाने लग जाती है, जिसके बाद में कि जिंगजिंग फ़ोन रख देती है, लेकिन न जाने उसके दिमाग में क्या आता है कि वो फिर से अपने दोस्त को मैसेज कर कर कहती है कि वो कुछ ऐसा वैसा ना सोचे, वो बाद में अलग अलग रूम में ही सो रहे हैं। उसकी दोस्त उसे चिढ़ाने लग जाती है और कहती है कि उसे बुरा लगा सुन के, लेकिन ये दोस्त की प्रॉब्लम है। लेकिन ना जाने फिर से जिंगजिंग को क्या हो जाता है कि वो बाहर यूटू के पास में जाती है, लेकिन ये देखकर शॉक रह जाती है कि यूटू अब तक जगा हुआ ही था और वो कुछ पढ़ रहा होता है। जिंगजिंग को बाहर देखकर वो उससे परेशान होकर पूछता है कि क्या हुआ, उसे ठंड लग रही है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसे बता सकती है, क्योंकि उसे जिंगजिंग की फिक्र हो रही थी। लेकिन जिंगजिंग उसे अश्योर करती है कि वो बिल्कुल ठीक है, और वो उससे पूछती है कि वो इतनी रात को जाकर क्या कर रहा है, जिसके जवाब में यूटू उसे कहता है कि वो अपनी फील्ड में एक नई रिसर्च के बारे में पढ़ रहा है। और फिर वो दबी आवाज़ में उसे कहता है कि वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। जिंगजिंग को उसके कहे का मतलब समझ में आ जाता है और वो वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन यूटू उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है और फिर उसे कहता है कि उसे वार्न कर रहा था कि अगर वो अपने रूम से निकली तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जिंगजिंग ये सुनकर वहाँ से गायब हो जाती है जैसे कि गधे के सिर से सींग, और फिर वह रूम में जाकर खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने मैनेजर को आधी रात में कॉल कर कर अपने इंटरव्यूज़ की आउटलाइंस को मांगने लग जाती है। अगली सुबह जिंगजिंग उठ के हॉल में जाती है तो वो यूटू पहले तो वहाँ पर जगा हुआ था। वो उसके बार बार गर्दन पर हाथ फेरने की वजह पूछता है, जिस पर कि वो जवाब देती है कि उसका पिलो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसलिए उसे गर्दन में दर्द हो गया था। यूटू उसे कहता है कि वो उसे कॉल कर बता देती तो वो चेंज कर देता है। जिंगजिंग बड़ी इनोसेंटली उससे ये कहती है कि उसने ही तो उसे रूम से बाहर जाने के लिए मना किया था, और इस बात पर दोनों वहाँ पर हंसने लग जाते हैं। इसके बाद में जिंगजिंग ब्रेकफास्ट करते हुए अपने मैनेजर के फ़ोन को स्पीकर पर कर बात कर रही होती है। मैनेजर जिंगजिंग को उसकी आधी रात को डिस्टर्ब करने के लिए डांट रही होती है। यूटू ये सुनकर स्माइल करने लग जाता है कि जैसे रात में वो फील कर रहा था, जिंगजिंग भी वैसा ही फील कर रही होती है। जिंगजिंग अपने मैनेजर को कहती है कि वो यूटू के घर में है, इसलिए वो उसे पिक करने के लिए उसके घर पे ना जाए और यूटू के साथ में वो आ जाएगी, जैसे कि उसकी मैनेजर कहती है कि वो उन दोनों को लेने के लिए खुद ही वहाँ पर आ जाएगी। टाइम स्किप होता है और फिर वो तीनों लड़के वहीं पर यूटू के घर के पास में एक पेड़ पे होते हैं, जहाँ कि वो बैठकर किसी न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जिंगजिंग के मैनेजर और असिस्टेंट आ जाती है और फिर जिंगजिंग यूटू के साथ में बाहर आती है और फिर चारों लोग जिंगजिंग की कार से वेन्यू के लिए निकल जाते हैं और वो तीनों लड़के वहाँ पर उसका पीछा करने लग जाते हैं और कार में मैनेजर पूछती है कि उसे वापस काम पर ड्रॉप करना होगा। ये सुनकर यूटू और जिंगजिंग दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं। फिर जिंगजिंग उसे कहती है कि ये बात तो ट्रैफिक पर डिपेंड करती है। इसके बाद में अपने मैनेजर से वो कहती है कि यूटू को तो अपने साथ में स्टाफ बनाकर वो उसे लेकर चले, जिस पर कि उसकी मैनेजर उसे कहती है कि कोई मानेगा नहीं कि यूटू स्टाफ है, उसे आइडिया भी नहीं है कि उसका बीएफ कितना ज़्यादा हैंडसम है। और मैनेजर फिर से ये सोचने लग जाती है कि काश ये शोबिज़ में होता, और असिस्टेंट फिर से उसे याद दिलाती है कि यूटू कभी भी नहीं मानेगा। टाइम स्किप होता है और हम देखते हैं कि कार से चारों बड़े स्टाइल में उतरते हैं और फिर यूटू भी वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा होता है क्योंकि उसने ग्लासेस लगा रखे थे और जिंगजिंग उसे अपना स्टाफ कंसल्टेंट बनाकर वहाँ पर लेकर जा रही थी और वो तीन लड़के अब भी वहाँ पर उसका पीछा कर रहे होते हैं। टाइम स्किप होता है और जिंगजिंग का मेकअप हो रहा होता है और उसकी मेकअप आर्टिस्ट तो बस यूटू को ही देखे जा रही होती है। वो उससे कह रही होती है कि ये लड़का स्टाफ तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा, जिसे सुनकर जिंगजिंग जेलस हो जाती है। जिंगजिंग मैनेजर को इशारों में कहती है कि सबको बाहर भेज दे, उसे यूटू
के लिए ड्रेसेस चूज़ करनी और मैनेजर को छोड़कर सारे लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। फिर वहाँ पर यूटू जिंगजिंग के लिए ड्रेसेस सेलेक्ट कर रहा होता है, जो कि ब्यूटीफुल के बजाय लाइट वेट चूज़ कर लेता है, जो कि जिंगजिंग के लिए कैरी करने में आसान हो। जिंगजिंग वहाँ पर मजाक करते हुए उसे कहती है कि ये ड्रेस रिवीलिंग है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। यूटू उसे कहता है कि इतना भी नैरो माइंडेड नहीं है, लेकिन इसका उल्टा जिंगजिंग उसे कहती है कि वो नैरो माइंडेड है और वो ये ग्लासेस उतार दे, इसमें वो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा है। और दोनों की रोमांटिक बातें सुनकर वहाँ पर मैनेजर उन्हें खासकर बताती है कि उन्हें जाना भी तो है। इसके बाद में टाइम स्किप होता है और यूटू के पास में एक कैफ़े में अपना काम करने के लिए चला जाता है, जहाँ की एक लड़की उसका नंबर मांगती है, लेकिन वो उसे नहीं देता। वो 3 लड़के भी वहाँ पर थे और वो उसे कहते हैं कि ये तो कोई आम आदमी है, क्या जिंगजिंग उसे एक्सेप्ट करेगी सबके सामने। और अपनी तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो भलाई कर रहे हैं इन दोनों का। टाइम स्किप होता और इवेंट शुरू हो चुका था और हम देखते हैं कि जब जिंगजिंग स्टेज पर आती है तो सब उसे देखते ही रह जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है। यूटू भी वहीं पर था और वो भी उसे देखता ही रह जाता है। इवेंट के बाद में यूटू और जिंगजिंग वहाँ पर मिलते हैं और थोड़ी देर में जब असिस्टेंट जिंगजिंग के पास में आती है तो वो वहाँ पर देखती है कि उसकी ड्रेस ज़मीन पर पड़ी हुई थी और वो कहती है कि दोनों घर में बस रोमांस में ही बिजी थे। सीन चेंज होता है और हम अगली सुबह देखते हैं कि यूटू अपने घर से जॉगिंग करने के लिए निकलता है और वहीं उसके पीछे पीछे वो तीनों लड़के रिपोर्टर्स भी जा रहे होते हैं। वो रात भर उसके घर के बाहर में ही थे। वो उससे छोटी सी फूड स्टॉल में ब्रेकफास्ट खरीदता देखकर सोचते हैं कि ये तो उनके जैसा ही, और कहीं ना कहीं वो उसे पसंद भी करने लग जाते हैं। टाइम स्किप होता है और यूटू जिंगजिंग को और उसका लगेज उसके लिए बाहर लेकर आता है और फिर उसे एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने के लिए भी जाता है, जहाँ के तीनों उनकी पिक्चर्स को लेने लग जाते हैं। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि अगली सुबह वो यूटू का पीछा कर ये पता करेंगे कि आखिर वो करता क्या है और वो इस न्यूज़ को लीक कर देंगे। अगली सुबह जब यूटू अपने ऑफिस में था तो उसे एक इमरजेंसी कॉल आ जाती है और उसे वो तुरंत प्रोफेसर के केबिन में बुलाया जाता है, जहाँ के उसके सीनियर्स के साथ में वो सारे लोग थे। वो उसे पूछते हैं कि आखिर वो 2 दिन से कहाँ था। वो उसे सवाल करते हैं कि उसकी जीएफ कौन है और यूटू कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि जिंगजिंग, जो सुनकर प्रोफेसर को खांसी आने लग जाती है और सीनियर एक प्राउड स्माइल देते हैं, जैसे कि यूटू ने सुपरस्टार को अपनी जीएफ बनाकर कोई बहुत ही बड़ा काम कर दिया। वो दोनों ऑफिसर्स यूटू को डांटने लग जाते हैं कि इतनी सेंसिटिव एजेंसी में काम करने के बाद भी उसे ये नहीं पता चला कि उसका पीछा 3 लड़के कर रहे थे, वो भी 2 दिनों से, और उसके पिक्चर्स भी ले रहे थे। एजेंसी के बाहर उन्हें पकड़ लिया गया था स्पाई समझकर। उनके जाने के बाद में प्रोफेसर यूटू को शाबाशी देते हैं और वो उससे कहते हैं कि उसने अच्छा किया, जिंगजिंग को भी बता दिया। और फिर जिंगजिंग के मैनेजर को भी ये बात जब पता चलती है तो वो गुस्सा करने के बजाय परेशान होने लग जाती है कि उसके साथ में ऐसा ही होना चाहिए था। वो दोनों लवी डबी होकर घूम रहे थे, लेकिन फिर टेंशन ना लेने के लिए वो उसे कहती है और अश्योर करती है कि उन सारी चीज़ों को वो हैंडल कर लेगी। जिंगजिंग कहती है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है और फिर यूटू की एजेंसी में उन्हें अच्छी तरह से बताया जाता है और फिर ये दोनों वहाँ पर हंसने लग जाते हैं। टाइम स्किप होता है और शाम को उन तीनों में से एक मैनेजर को कॉल कर कहती है कि वो जिंगजिंग और यूटू का पीछा दोबारा नहीं करेंगे और फिर उन्हें माफ़ कर दी है। ये सुनकर मैनेजर की भी हंसी निकल जाती है। अब ड्रामे में 2 साल का लीप आ जाता है और फिर जिंगजिंग और यूटू एक ब्लड पिक्चर वायरल हो जाती है, लेकिन मैनेजर इसकी टेंशन नहीं लेती है क्योंकि जिंगजिंग को देखते हैं जो कि डेजर्ट में शूटिंग के लिए गई हुई थी और वो 1 महीने से यूटू से मिली भी नहीं थी और डेजर्ट में सिग्नल भी अच्छे से नहीं आ रहा होता है, तो यूटू ठीक से उसे बात भी नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर में जिंगजिंग की को स्टार भी वहीं पर आ जाती है जिसका नाम जाओ था, लेकिन दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन दोनों बिहेव बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड की तरह करती थी और फिर एक दूसरे को ताने मारना भी शुरू कर देती है। जैसे कि जाओ जिंगजिंग के चेहरे पर एक छोटा सा पिंपल देखकर उसे कहती है कि उसकी स्किन डेजर्ट में रहकर कितनी फ्रेश हो गई है, जिसके जवाब में जिंगजिंग उसे कहती है कि वो भी स्मार्ट हो गई है, उसकी वेस्ट भी तो कम हो गई है। जो सुनकर जाओ सोचती है कि उसका वेट तो बस 1 kg बढ़ा था, लेकिन जिंगजिंग ने इन सारी चीज़ों को समझ कैसे लिया। और फिर जब दोनों शूट के लिए जाते हैं और वहाँ पे फाइटिंग सीन होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि दोनों अभी सच में एक दूसरे को मार ही देंगे। टाइम स्किप होता है। जाओ का बीएफ डेजर्ट में उसे मिलने के लिए आया था, जो कि अंकल टाइप का ओल्ड था, लेकिन सबके लिए अच्छा खाना और शेफ़ लेकर आया था, जो कि डायरेक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था क्योंकि शूटिंग उसकी वजह से डिले हो गई थी। असिस्टेंट वहाँ पर जिंगजिंग से कहती है कि 2 दिन में यूटू भी आएगा और वो खाली हाथ आया तो जाओ से हार जाएंगे, लेकिन जिंगजिंग यहाँ पर मैच्योर बिहेव करती है और कहती है कि उसे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए यूटू का प्यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। 2 दिन बाद असिस्टेंट यूटू को रिसीव करने के लिए वहाँ पर जाती है तो फिर वो मैनेजर से भी अपनी वही बात शेयर करती है।
वो कहती है कि जिंगजिंग इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने को नहीं कहा, लेकिन तभी वहाँ पर यूटू की एंट्री होती है जो कि इतना डैशिंग लग रहा था कि वो सारे लोग उसे देखते ही रह जाती है कि किसी तरह से खुद को संभाल ले। वो लोग उसे जिंगजिंग का पता बताती है और मैनेजर से कहती है कि यूटू खाली हाथ आया है, लेकिन वो इतना अच्छा लग रहा था जिसे देखकर सारे लोग वहाँ पर शॉक हो जाते हैं। जिंगजिंग अपना शूट खत्म कर यूटू से गले लग जाती है और जाओ ये सारी चीज़ें देखकर जल जाती है। जिंगजिंग का इतना हैंडसम बीएफ है और उसकी इविल आइज से बचने के लिए असिस्टेंट जिंगजिंग और यूटू को अम्ब्रेला से कवर कर खड़ी हो जाती है। टेंट में यूटू कहता है कि उन्हें अपना काम करना चाहिए, जो सुनकर जिंगजिंग कुछ और सोचने लग जाती है। लेकिन सीन जब चेंज होता है तो हम देखते हैं कि यूटू तो यहाँ पर एक एंटीना सेट कर रहा होता है, जिससे कि उसकी नेटवर्क की प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो जाती है। डायरेक्टर इतना खुश होता है कि वो शूटिंग को 2 घंटे डिले कर देता है, जैसे कि जिंगजिंग और यूटू साथ में टाइम स्पेंड कर पाए। दोनों इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और टेंट में दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। सीन चेंज होता है और यूटू वापस अपने बेस कैंप पर आ जाता है, जहाँ कि उसे उसकी जीप तक सी ऑफ करने के लिए जिंगजिंग पे आती है और उसकी असिस्टेंट भी यहाँ पर आई हुई थी। वहीं दूसरी ओर शूटिंग की एक क्रू मेंबर भी बैठी हुई होती है, जो कि उन्हें देखकर एक ग्रुप पर दूसरे कुछ मेंबर से कहती है कि आज उनके सेट पर 2 कॉम्पिटिटर स्टार्स के बॉयफ्रेंड आए थे। एक तो बहुत ही अमीर था, सबके लिए स्पेशल खाना लेकर आया था, और दूसरा जो बहुत ही अमीर नहीं था, आम सा दिख रहा था, लेकिन उससे एक ऐसा एंटीना लगाया है जिससे कि डेजर्ट में पहली बार अच्छे से सिग्नल आ रहा है, और सही मायनों में तो उसने ही बाजी मार ली है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर बहुत से लोग यही कहते हैं कि ज़रूर वो जिंगजिंग का ही बॉयफ्रेंड होगा। वहीं दूसरी तरफ यूटू जा रहा होता है, तब डायरेक्टर उसे रास्ते में रोकता है और उसे रास्ते के लिए खाना पानी देता है, और फिर वो अच्छे से जाने के लिए भी कहता है। ऐसे ही सेट पर पहली बार वो आया था और सही में यूटू ने वहाँ पर सबका दिल जीत लिया था। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जिंगजिंग थोड़ी अपसेट थी, लेकिन यूटू के बड़े प्यार से वो भेज देती है। टाइम स्किप होता है, यूटू शहर पहुँच चुका था और बस में था, जहाँ की जिंगजिंग उसे वीडियो कॉल करती है और बताती है कि अब वो वीडियो कॉल कर सकते हैं क्योंकि अब सिग्नल काफ़ी ठीक आ रहा है और सेट पर भी सभी लोग इससे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तभी यूटू के बगल में सोया था उसका कलीग उठ जाता है। वो यूटू के फ़ोन में देखने लग जाता है और कवर करने के लिए जिंगजिंग एक्ट करते हुए कहती है कि आज मैंने आपको पुराने ज़माने का मेकअप करना सिखाया है, अब मैं चलती हूँ, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। और यूटू को आँख मारकर कॉल को कट कर देती है। उसका कलीग उसे सवाल करता है कि आखिर वो ये क्या सीख रहा था। यूटू भोली सी शक्ल बनाकर उससे कहता है कि वो तो हमेशा से कुछ ना कुछ सीखते रहता है, जो भी मिल जाए इंसान को हमेशा ही सीखते रहना चाहिए। वो कलीग तुरंत ही नींद से जगा था, इसलिए उसे कुछ खास समझ में नहीं आता और वो फिर से सो जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ग्वानजाओ ठीक होकर वापस आ गया और फिर यूटू और उसकी जोड़ी फिर से काम करने लग गई है। लेकिन अब मैक्सिमम काम यूटू ही किया करता था क्योंकि वो अभी भी गुवान पर ज़्यादा वर्कलोड नहीं डालना चाहता था। यूटू जब जाने लग जाता है तो गुवान उससे कहता है कि वो अभी अपनी प्रिंसेस के साथ में उसके घर पर डिनर पर आए, और प्रिंसेस उसका मतलब था जिंगजिंग। यूटू वहाँ पर उसे कहता है कि उसे प्रिंसेस ना कहे वरना वो गुस्सा करेगी। उसके जवाब में गुवान कहता है कि कौन सा वो उसके गुस्से से डरता है, और यूटू सरकास्टिकली जवाब देते हुए कहता है कि गुवान पर नहीं, उसके ऊपर में गुस्सा करेगी। वहीं दूसरी तरफ जिंगजिंग शंघाई वापस आ चुकी थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि यूटू उसे पिक करने के लिए नहीं आया था। लेकिन फिर वो ड्राइवर को उसके घर जाने के लिए कहती है और पूछने पर कहती है कि वो बस ठीक है, इसलिए वो पास के घर में जाना चाहती है। सीन चेंज होता है। यूटू जब घर आता है तो जिंगजिंग का बैग देखकर खुश हो जाता है और देखता है कि वो उसके बेडरूम में ही सोई हुई है। वो उसे किस कर गले लगा लेता है और फिर जिंगजिंग उसे कहती है कि उसे नींद आ रही है, इसलिए यूटू भी नाइट ड्रेस बदलकर उसके साथ में वहाँ पर लेट जाता है। वहाँ जहाँ जिंगजिंग के कहने पर कि अगले दिन भी उसे काम पर जाना है, वो अपसेट हो जाता है क्योंकि जिंगजिंग ने वादा किया था कि 2 महीने वो उसके साथ में रहेगी। इसके बाद में वो बाहर जाता है, जहाँ कि उसे मैनेजर लिंग से कॉल पर बात करता है। वापस आकर वो जिंगजिंग से ठीक से बात भी नहीं कर रहा होता है। वो भी इस बात को नोटिस कर लेता है और फाइनली यूटू से सवाल करता है कि आखिर उससे बहुत ही ज़्यादा झूठ क्यों बोला। उसकी बात मैनेजर लिंग से हो गई है। ये सुनकर जिंगजिंग की सांसें अटक जाती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने झूठ नहीं बोला, वो तो बस उसे सरप्राइज़ करना चाहती थी, लेकिन यूटू कुछ भी सुनना ही नहीं चाहता था और जिंगजिंग अपसेट हो जाती है। लेकिन फिर यूटू उसे रेसिस्ट नहीं कर पाता और किस कर देता है क्योंकि वो बस उसे चिढ़ा ही रहा होता है। इसके बाद में वो उसे एक सरप्राइज़ देने के लिए स्टोर में चला जाता है, जहाँ कि उसने उसके लिए में एक क्लोजेट तैयार किया था और उसकी डिज़ाइनर ड्रेसेस रखने के लिए ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सीन अगली सुबह पर शिफ्ट होता है, जहाँ कि यूटू ऑफिस जा रहा होता है और जिंगजिंग उसे एक गुड बाय किस करती है और फिर रास्ते में वो जिंगजिंग से कॉल पर बातें भी कर रहा होता है, जहाँ कि जिंगजिंग उसे कहती है कि वो घर को डेकोरेट करेगी, जैसे वो उसके लिए घर को रिनोवेट कर रहा है वैसे ही वो उसे डेकोरेट भी करेगी। इसके बाद में यूटू ऑफिस पहुंच जाता है और उसे प्रोफेसर अपने केबिन में बुलाते हैं। बहुत ही परेशान थे। वहीं दूसरी तरफ जिंगजिंग के पास में मैनेजर और असिस्टेंट
वहाँ पर कपड़े लेकर आ जाते हैं, जो कि उस क्लोजेट को देखकर शॉक हो जाते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा शॉक मैनेजर जिंगजिंग की बातों से हो जाती है, जब वो बजट और पैसे बचाने की बातें करती है। मैनेजर सोचती है कि ये वही लड़की है जो लाखों रुपए बस ड्रेसेस और ज्वेलरी पर ही खर्च कर दिया करती थी और आज पैसे बचाने की बात कर रही है। टाइम स्किप होता है और तीनों ने जिंगजिंग के सारे कपड़े सेट कर दिए थे और वो तीनों लंच कर रहे होते हैं और बातें कर रही होती हैं। इसके बाद मैनेजर जिंगजिंग से कहती हैं कि वो ये देखकर कह रही है कि वो 2 महीनों तक मीडिया से दूर रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता, एक सुपरस्टार है। लेकिन जिंगजिंग साफ मना करते हुए कहती है कि उसे यूट्यूब को टाइम देना है। सीन थोड़ी देर बाद पर शिफ्ट होता है, जहाँ की यूट्यूब घर आता है और वो कुछ परेशान था। वो बताता है कि गुआ की वाइफ ने उन्हें डिनर पर बुलाया और फिर वो दोनों गुआ के घर के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद में हम गुआन के घर का सीन देखते हैं, जहाँ की शेन और जिंगजिंग कुकिंग करते हुए बातें कर रहे होते हैं। दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी और जिंगजिंग शेन जो डिश बना रही होती है उसका वीडियो बना रही होती है, क्योंकि उसे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। लेकिन वो ये वीडियो यूट्यूब के लिए बना रही होती है। वो उसे देखेगी और फिर खुद से कुक भी करेगी। इसके बाद में सभी डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ की गुआन का बेटा कहता है कि स्कूल के बच्चे उससे पूछते हैं कि उसके डैड के दोस्त यूट्यूब का जिंगजिंग से क्या रिलेशन है और क्यों वो लोग साथ में हमेशा रहते हैं। असल में स्पेस इंस्टीट्यूट के बाहर में दोनों की एक पिक्चर वायरल हो गई थी, इसलिए सभी उनके बारे में जानना चाह रहे होते हैं। लेकिन वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, किसी को कुछ भी नहीं बताता। गुआन सजेस्ट करता है कि उन्हें उनका रिलेशनशिप पब्लिक कर देना चाहिए। जिंगजिंग तो कुछ नहीं कहती, लेकिन यूट्यूब कहता है कि हाँ वो ऐसा ही करने का सोच रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों में वो गुआन की वेलकम पार्टी रखेंगे और उसके बाद वो अपने रिलेशनशिप को भी पब्लिक कर देंगे। ये सुनकर गुआन कहता है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसकी पार्टी में उसे छोड़कर सारा ध्यान जिंगजिंग पर ही चला जाएगा। उसकी इस बात पर सभी लोग वहाँ पर हंसने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद में जिंगजिंग और यूट्यूब वापस जा रहे होते हैं, लेकिन यूट्यूब अब भी सैड था और जिंगजिंग भी यही नोटिस कर रही होती है। उसके पूछने पर वो उसे बताता है कि गुआन अपने सर्च ऑफ गॉड का प्रोजेक्ट उसे हैंडल करने के लिए देना चाहता है। उसका कहना है कि अब उसकी तबीयत ऐसी नहीं है कि वो ज़्यादा काम कर पाए और वो उसे इस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करने के काबिल समझता है। लेकिन यूट्यूब ये सोच रहा होता है कि इस प्रोजेक्ट पर गुआन ने सालों मेहनत की है, उसे इसका क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए और वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करे, यही बेहतर है। इसके बाद जिंगजिंग जवाब देती है कि उसे याद है कि हाई स्कूल में यूट्यूब अक्सर बातें किया करता था कि उसे जानना है कि गॉड कहाँ पर है और उनके नज़दीक क्या वो स्पेस से जा सकते हैं और स्पेस में ऐसी कौन सी पावर है जो उसके प्लैनेट को स्टेबल बना रही है और गॉड ने उसे ये मौका दे दिया है। हो सकता है कि गुआन ने उसे ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दिया हो, लेकिन अगर वो इसे ईमानदारी से करेगा तो गुआन ही खुश होगा। प्रोजेक्ट भले ही किसी के भी पास चला गया हो, बस उन दोनों में दूरियां ना हो। यूट्यूब ये बात सुनकर थोड़ा शांत हो जाता है। इसके बाद में दोनों घर से बाहर जाते हैं, जहाँ की थोड़ा अच्छा और क्वालिटी टाइम वो दोनों साथ में बिताते हैं। अगली सुबह यूट्यूब के ऑफिस में तूफान मचा हुआ था, क्योंकि उसकी टीम उससे मिलकर 3 लड़के और 3 लड़कियां थी, जो कि सभी इतने ज़्यादा बिजी थे कि उन्हें जीएफ या फिर बीएफ बनाने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन एक ने तो जीएफ बना भी ली थी, जिस पर कि दूसरा गुस्से में था। यूट्यूब से कहता है कि उसने बाजी मार ली, लेकिन यूट्यूब बॉम्ब फोड़ते हुए कहता है कि किसने कहा कि उसने बाजी मार ली है, उसकी जीएफ पहले से है और इस वीकेंड वो उन सारे लोगों से उसे मिलवाएगा भी। ये सुनकर वो सारे बेचारे सिंगल की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंगजिंग तैयार होकर यूट्यूब के सामने में आती है और कहती है कि उसने बड़ी मुश्किल से नेचुरल मेकअप किया है। यूट्यूब उसे अपने पास में बुलाकर उसे कहता है कि यही मेकअप उसे उस दिन भी किया था जिस दिन उसने अपने एयर प्योरीफायर को तोड़ दिया था और उसने उसे बुलाया था। और फिर वो उसे किस कर कहता है कि उसकी लिपस्टिक थोड़ी ज़्यादा हो गई है। वहीं वो बेचारा सिंगल सबसे पहले रेस्टोरेंट पहुंच गया था और पानी पिए जा रहा होता है। सभी आ जाते हैं और सभी अपने अपने पार्टनर के साथ में आए थे और फिर वो बुरा फील करने लग जाता है। लेकिन जब वो फॉरएवर सिंगल जिंगजिंग को यूट्यूब की जीएफ देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो अजीब सी शक्ल बना लेता है, जिससे कि गुआन कैप्चर कर ग्रुप पर डाल देता है और सारे लोग उसका बहुत ही ज़्यादा मजाक बना रहे होते हैं। इसके बाद में सभी इंजॉय करने लग जाते हैं और फिर अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। लेकिन अब वहाँ पर सभी लोग यूट्यूब से मैसेज पर उसके और जिंगजिंग से मिलने की स्टोरी पूछ रहे थे और वो उसका जवाब भी दे रहा था। लेकिन जिंगजिंग आ जाती है तो वो उसे बड़े प्यार से उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और फिर उसे लेकर रूम में चला जाता है और उसके दोस्त मैसेज करते ही रह जाते हैं। अगली सुबह वो उसे किस कर उठाता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। जैसे कि काम करते वक्त यूट्यूब जिंगजिंग को अपनी गोद में बिठा लेता है, उसका खूब ध्यान रखता है, उसके लिए बुक्स पढ़ता है, कुक करता है और फिर बालकनी में टेलीस्कोप सेट कर उसे स्टार्स भी दिखाता है और वही बच्चों की तरह में खुश होकर कूदने लग जाती है। जिंगजिंग अपना सेट किया हुआ घर यूट्यूब की मॉम को दिखा रही थी कि उसने कितनी मेहनत की है उन दोनों के लिए घर को सजाने में। फिर वो कुछ झूठी तो कुछ सच्ची कंप्लेंट्स भी करती है और सबसे ज़्यादा कि वो यूट्यूब आज छुट्टी के दिन भी थीसिस पर काम कर रहा था।
यूटू की मॉम कहती है कि वो यूटू को डांटेगी, वो उसे फ़ोन दे, जिस पर कि यूटू कहता है कि वो किसी भी बातों पर यकीन कर रही है। जिंगजिंग तो एक्टिंग की सुपरस्टार है। उनके फ़ोन रखने के बाद में जिंगजिंग वहाँ से जाने लग जाती है क्योंकि यूटू अब भी थीसिस में ही बिजी था। लेकिन यूटू उसे रोककर अपनी गोद में बिठा लेता है और फिर दोनों एक क्यूट सा मोमेंट शेयर करते हैं। तभी वहाँ पर जिंगजिंग को अपने दोस्त का कॉल आ जाता है जो कि उसे और यूटू को डिनर पर इन्वाइट करती है और यूटू भी मान जाता है। उसके फ़ोन रखने के बाद में यूटू कहता है कि उसे उसकी वही दोस्त है ना जिसने कि उसे गेम खेलते वक्त में स्कमबैग कहा था। जिंगजिंग उसे जवाब देती है कि वो उस बात को भूल क्यों नहीं जाता, अब तो 2 साल बीत भी चुके हैं इस बात को। टाइम स्किप होता है और जब दोनों जिंगजिंग के घर में पहुंचते हैं तो वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से लड़ने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन अंदर जाने पर पता चलता है कि वो सभी एक्टिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। वो जिंगजिंग को भी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं और जिंगजिंग को भी यूटू को देख के हाँ कहना पड़ जाता है क्योंकि वो अपनी इमेज ख़राब नहीं करना चाहती थी। वो सब भी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं और यूटू बेचारा वहाँ पर बैठा उन्हें देख रहा होता है। तभी जिंगजिंग की दोस्त उसे चुपके से कहती है कि वो सभी तो कार्ड्स खेल रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने यूटू को आते देखा तो प्रैक्टिस करने लग गए, जिससे कि उसे ये ना लगे कि एक्टर्स हमेशा फ्री टाइम में ऐसे ही बैठे रह जाते हैं। जिंगजिंग उनसे कहती है कि अब उन्हें ये ड्रामा ख़त्म करना चाहिए क्योंकि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है और यूटू भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो सब जब अपना ड्रामा ख़त्म करते हैं तो यूटू उन्हें कहता है कि उन्होंने कुछ साइंस के टर्म्स को गलत यूज़ किया है और अगले ही सीन में वो डायरेक्टर से बात कर उन्हें सारी मिस्टेक्स बता रहा होता है, जिसके लिए डायरेक्टर उसका बहुत ही ज़्यादा थैंक यू करते हैं और वो सभी बेचारे खुद को हीरो बनाने के बजाय उसे ही हीरो बना देते हैं। इसके बाद टाइम स्किप होता है। यूटू और उसकी फ्रेंड किचन में खाना बना रहे होते हैं जहाँ की उसकी दोस्त कहती है कि उसने यूटू को चूज़ करके अच्छा किया है। उनके पास में पैसे की कोई भी कमी तो है नहीं, इसलिए उन्हें इंटेलिजेंट लड़का ही चूज़ करना चाहिए। और फिर वो यूटू से सवाल करती है कि क्या वो अगर इतनी ज़्यादा रिच नहीं होती तो भी यूटू उसे ही चूज़ करता, जिस बात के जवाब में जिंगजिंग उसे कहती है कि तब तो वो और भी ज़्यादा यूटू को ही चूज़ करती। उनकी ये बातें यूटू भी बाहर खड़ा होकर सुन रहा था और अपनी जीएफ की इतनी प्यारी बातें सुनकर वो स्माइल करने लग जाता है। टाइम स्किप होता है और यूटू और जिंगजिंग डिनर करने के बाद में वापस जा रहे थे। कार में भी यूटू का मूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और वो स्माइल किए जा रहा था। जिंगजिंग उसे कहती है कि क्या वो बहुत ही खुश है कि एक डायरेक्टर ने उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी, जिसके जवाब में यूटू कहता है कि ऐसा नहीं है, वो बस ये सोच रहा था कि उसकी जीएफ कितनी ज़्यादा समझदार है और बहुत पैसों की बचत भी करेगी। असल में अपनी दोस्त के यहाँ जो क्रैब्स नहीं पकाए गए थे, जिंगजिंग ने उन सभी को अपने साथ में लेकर चली आई थी। अगले दिन ऑफिस में यूटू को उसका एक कलीग बास्केटबॉल के लिए इनवाइट करता है सब्स्टिट्यूट की तरह में, क्योंकि उनका एक टीममेट इंजर्ड हो गया था। पहले तो यूटू मना कर देता है लेकिन फिर मान भी जाता है और जिंगजिंग को भी इंस्टीट्यूट अपने मैच को देखने के लिए बुला लेता है। जिंगजिंग की आईडी जब गार्ड गेट पर चेक करता है तो शॉक रह जाता है। यूटू भी उसे स्माइल करते हुए अंदर लेकर चला जाता है और कहता है कि आज वो अपने सभी कलीग्स को उसे इंट्रोड्यूस करवा देगा। ये सुनकर जिंगजिंग अपसेट होकर कहती है कि वो आज अच्छे से तैयार भी होकर नहीं आई है, जो सुनकर यूटू से कहता है कि वो बहुत ही प्रिटी लग रही है। जब यूटू के कलीग्स जिंगजिंग से मिलते हैं तो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि यूटू की ये जीएफ है और खुश भी। वहाँ से आने के बाद में जिंगजिंग के मुंह से फ़ोटोज़ की बात सुनकर यूटू कहता है कि उन्हें अपने मैरिज रजिस्ट्रेशन के पिक्चर्स पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर जिंगजिंग इमोशनल और खुश दोनों ही हो जाती है। मैनेजर लिंग को जब ये सारी बातें के बारे में पता चलता है तो वो पैनिक करते हुए कहती हैं कि उनके पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कितना सारा काम है, इसलिए वो इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही है। असल में जिंगजिंग ने अगले ही महीने अपने प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद में शादी करने का डिसाइड किया था। टाइम स्किप होता है और दोनों के पेरेंट्स आपस में मिलते हैं और वो उनके शादी के डिसीजन से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। यूटू की मॉम ये भी कह देती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहेंगी तो घर का काम यूटू कर लेगा, जो सुनकर उन्हें डिसबिलीफ में देखते हुए वो उनसे पूछता है कि वो किसकी मॉम है। और ऐसे ही हंसी मजाक के साथ में समय बीत जाता है। कार में वापस आते वक्त यूटू जिंगजिंग से कहता है कि वो जैसी शादी चाहती है वैसी ही होगी, जिस पर कि जिंगजिंग उससे कहती है कि प्रॉमिस, और फिर वो अपने स्पेस इंस्टीट्यूट की कम्युनिटी मैरिज में शादी करने का कहती है और ये कहकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, लेकिन यूटू परेशान हो जाता है। सीन चेंज होता है और जिंगजिंग बैठी हुई यूटू से कॉल पर बातें कर रही होती है और उसे जल्दी से स्पेस इंस्टीट्यूट की कम्युनिटी वेडिंग में रजिस्टर करने के लिए भी कह रही होती है। ये सुनकर यूटू फिर से कहता है कि अच्छा ठीक है, वो करवा देगा। फ़ोन रखने पर उसके सामने में बैठा हुआ गुआन से सवाल करता है कि क्या हुआ, जिसके जवाब में यूटू से कहता है कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। जो सुनकर गुआन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और एक्साइटमेंट में कहता है कि उनकी वेडिंग के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। वो पहली बार किसी सेलिब्रिटी की वेडिंग को देखेगा, ये नया एक्सपीरियंस होगा उसके लिए। वहाँ पर कितने सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आए होंगे ना। लेकिन यूटू उसके अरमानों पर पानी फेरते हुए कहता है कि जिंगजिंग को स्पेस इंस्टीट्यूट की कम्युनिटी वेडिंग में शादी करनी है, लेकिन वो रजिस्टर नहीं करने वाला क्योंकि कुछ दिनों में वो खुद ही भूल जाएगी। लेकिन जिंगजिंग नहीं भूलती और ज़िद करते रहती है। यूटू उसे समझाता है कि एक बार अगर उसने रजिस्टर कर दिया तो वो पीछे नहीं हट सकती, लेकिन जिंगजिंग डिटरमाइंड थी। वो कहती है कि वो अपने पेरेंट्स को भी वहाँ पर जाने के लिए मना ही लेगी, लेकिन यूटू परेशान होकर बैठ जाता है।
थोड़ी देर में उसे उसकी मॉम का कॉल आता है जो कि उसे कहती है कि जिंग जिंग कम्युनिटी वेडिंग में शादी करना चाहती है। वो उनके डिसीजन के खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना, किसी प्रेशर में आकर वो ऐसा कर रही है, एक बार वो कंफर्म कर ले। ये सुनकर यूटू और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और एक पुरानी वीडियो निकाल कर देखने लग जाता है जिसमें कि जिंग जिंग ने कहा था कि उसकी वेडिंग ड्रीमी होगी, जहाँ की बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, बहुत से लोग होंगे, सभी इंजॉय करेंगे, गाना गाएंगे और वो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड वेडिंग होगी। ये सुनने के बाद में वो 1 मिनट बिना गवाए कार से जिंग जिंग के घर पर निकल जाता है। उसके यहाँ पर पहुँच उसका सबसे पहले वो उससे सवाल करता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्यों वो स्पेस इंस्टीट्यूट की कम्युनिटी वेडिंग में शादी करना चाहती है। उसने देखा है उस वीडियो को जिसमें कि उसने कहा था कि उसकी शादी बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी होगी और बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड होगी। तो अब वो ये सारी चीज़ें क्यों कर रही है, पैसों की वजह से? अगर ऐसा है तो वो ये ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होगा। और अगर जिंग जिंग ये सब कुछ किसी प्रेशर में कर रही होगी तो वो उसे बता सकती। जिंग जिंग उसकी बातों को सुनकर उसे गले लगा लेती है और फिर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक सेलिब्रिटी ना चाहते हुए भी उसकी वेडिंग में मीडिया और सोशल मीडिया रहेगी। उसकी वेडिंग कम लाइव ब्रॉडकास्ट सर्कस ज़्यादा होगी। बस वो एक सिंपल वेडिंग चाहती है जहाँ की वो दोनों अपना टाइम बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सके और अपने स्पेशल डे को साथ में रहकर वहाँ पे स्पेंड कर सके। स्पेस इंस्टीट्यूट में शादी मतलब मीडिया का नो चांस। उसकी बातें सुनकर यूटू इमोशनल होकर उसे दोबारा गले लगा लेता है और फिर अगली सुबह यूटू खुशी खुशी कम्युनिटी वेडिंग के लिए फॉर्म भरने के लिए चला जाता है। वो लेडी उसे सवाल करती है कि क्या वो जिंग जिंग से शादी नहीं कर रहा और किसी और से शादी कर रहा है, जिसपे कि लेकिन उसके ये कहने पर कि वो जिंग जिंग से ही शादी कर रहा है, वो लेडी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। थोड़ी देर के बाद में ये बात प्रोफेसर को भी पता चल जाती है कि यूटू को बुलाकर वो उसे पूछने लग जाते हैं कि क्या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्या वो यहाँ पर शादी कर रहा है। अगर ऐसा कुछ भी है तो वो उसे सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि जिंग जिंग ऐसा क्यों चाहती है तो वो भी शॉक हो जाते हैं और उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, वो सीक्रेट रख सकते हैं, लेकिन वेडिंग दूसरे वेन्यू पर है तो अब बहुत ही कम चांसेस है कि मीडिया वहाँ पर जाए। जो सुनकर यूटू एक फ्लैशबैक याद करता है कि उन्होंने डिसाइड किया था कि मीडिया ने कुछ भी किया तो वो दोनों अपने शूज़ को पहन के वहाँ से भाग जाएंगे। ये सुनकर प्रोफेसर गुस्सा हो जाते हैं, ये कैसी बातें कर रहा है, दोनों अपनी वेडिंग से भाग जाएंगे। लेकिन फिर वो हंसने लग जाते हैं और उनके बचपने पर। और फिर यूटू तो जिंग जिंग का ध्यान रखने के लिए वहाँ से जाने को कहता है। फाइनली वेडिंग का दिन भी आ जाता है। जिंग जिंग और यूटू बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। जिंग जिंग ने एक लंबा वेल भी किया हुआ था। वहाँ दूसरे कपल्स भी थे। तभी वहाँ पर अनाउंस होता है कि क्या वो वॉलंटियर मेकअप कर सकता है, क्योंकि मेकअप टीम का एक माइनर एक्सीडेंट हो गया था और वो वहाँ पर आ ही नहीं पाएंगे। जिंग जिंग और यूटू कुछ डिस्कस करते हैं और फिर वहाँ पर जिंग जिंग की प्रोफेशनल मेकअप टीम रेस्क्यू के लिए पहुँच जाती है। उनमें से कि यूटू को पहचान जाता है, इसलिए वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। यूटू उसे वेडिंग हॉल के सामने में ले जाकर कहता है कि वो उसे वेडिंग की प्रैक्टिस करवा देगा क्योंकि वो अटेंड नहीं कर पाई थी। और फिर वो उसे अंदर लेकर जाता है जाके पूरा वेन्यू फ्लावर, स्टार्स और प्लैनेट से सजा हुआ था। ये देखकर काफ़ी अलग लग रहा था कि एरोस्पेस साइंटिस्ट की वेडिंग है, इसलिए वो ऐसे ही है जो कि यूटू ने जिंग जिंग को ध्यान में रखकर बनाया था। वो उसे प्रोसेस बताता है और साथ ही साथ हम उसकी वेडिंग भी देखते हैं जहाँ की दोनों चल कर आते हैं। प्रोफेसर वोज पढ़ते हैं और फिर वो सभी फैमिलीज उन्हें देख रही होती है। उन सब केक किस करते ही वेडिंग कंप्लीट हो जाती है और यूटू जिंग जिंग से कहता है कि वो उसे इतना प्यार करता है कि वो उसे इमेजिन भी नहीं कर सकती। सीन चेंज होता है। जिंग जिंग के मैरिज की न्यूज़ वायरल हो गई थी। फैंस का मिक्स ओपिनियन वहाँ पर आ रहा होता है। सभी अलग अलग बातें कर रहे थे, कुछ खुश थे तो कुछ उन्हें क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे। हम यूटू और जिंग जिंग को देखते जो कि अपनी बालकनी में खड़े होकर बाहर सुकून से देख रहे थे और फिर डिसाइड करते हैं कि वो खुद इन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। देखते हैं कि जिंग जिंग और यूटू की शादी 5 साल बीत चुके हैं और जिंग जिंग अपने लिविंग रूम में खड़ी कुछ परेशान सी किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है और कह रही होती है कि मैं अपने हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं देने वाली, तुम्हें वीडियो वायरल करनी है तो कर दो। तभी कट की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि ये बस किसी मूवी की शूटिंग चल रही थी। सीन करके जिंग जिंग तुरंत मैनेजर लिंग और असिस्टेंट के पास में जाकर बैठ जाती है और कहती है कि इस मूवी का हीरो उसके हस्बैंड यूटू जैसा हैंडसम नहीं है, इसलिए वो सीन में जान ही नहीं डाल पा रही है। ये सुनकर मैनेजर लिंग उसे कहती है कि ये एक बोल्ड फिल्म है और उसे इसमें जान डाल कर करना है, क्योंकि इसके बाद में अगर यूटू को पता चला कि वो ऐसी बातें कर रही है तो। ये सुनते ही जिंग जिंग मैनेजर लिंग से कहती है कि बस यहीं पर रुक जाओ और फिर वो उसे कहती है कि इस मूवी को कंप्लीट करने के बाद में वो 1 साल का ब्रेक लेगी। जो सुनकर मैनेजर और असिस्टेंट उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि लगता है जिंग जिंग फैमिली प्लानिंग कर रही है। ये सुनकर जिंग जिंग स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ ऐसा ही है, यूटू का अब अपनी डॉटर से खेलने का मन करता है। ये सुनकर सभी लोग वहाँ पर खुश हो जाते हैं और जिंग जिंग को यूटू की कॉल आती है। असल में वो कई महीनों से किसी ऑफिशियल प्रोजेक्ट के लिए आउट ऑफ स्टेशन था, लेकिन वो अभी भी हैंडसम था और उसे ग्लासेस लगा रखे थे। वो कहता है कि आज उसे अपनी कुछ जूनियर्स की बात सुनी। वो लड़कियां कह रही होती है कि वैसे तो हमारा चीफ इंजीनियर कितना हैंडसम और मैच्योर लगता है, लेकिन होम स्क्रीन पर एक एक्ट्रेस की फ़ोटो लगा रखी है। ये सुनकर जिंग जिंग स्माइल करते हुए आगे यूटू से कहती है कि उसने तो कह दिया वो उसकी वाइफ है, लेकिन उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन अब जिंग जिंग को एरोस्पेस इंस्टीट्यूट आकर उन्हें प्रूव करना होगा
ये सुनकर जिंगजिंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और फिर वो उसे पूछती है कि कैसे, और यूटू उसे कहता है कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑफिशियल परमिशन है। और फिर बस जिंगजिंग खुशी से जाने के लिए तैयारियों में लग जाती है। सीन चेंज होता है और जिंगजिंग को रिसीव करने के लिए यूटू ने किसी को भेजा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी था, लेकिन वो उसे गेट पर रिसीव करने के लिए आता है। और ये सभी देखकर शॉक हो जाते हैं कि सुपरस्टार जाओ जिंगजिंग एक साइंटिस्ट की वाइफ है और वो इंस्टीट्यूट में आई हुई है। असल में सर्च ऑफ गॉड प्रोजेक्ट अब फाइनल स्टेज में था और उसके लिए एक रॉकेट डिज़ाइन किया गया था जो कि सीधा स्पेस में जाकर रिसर्च करने वाला था। और उस रॉकेट लॉन्च को देखने के लिए सभी साइंटिस्ट और प्रोफेसर की वाइफ से वहाँ पर आई हुई थी। यूटू कैंपस का टूर करते हुए जिंगजिंग को रूम में छोड़ देता है और फिर वहाँ पर उसे कहता है कि उसे एक मीटिंग के लिए जाना है। आकर वो दोनों बेड्स को ज्वाइन कर देगा, लेकिन जिंगजिंग उसे कहती है कि ये ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा, जो सुनकर यूटू उसे कहता है कि क्या अगर उन्होंने नहीं ज्वाइन किया तो ऑकवर्ड होगा। और फिर वो चला जाता है और सीन मीटिंग में शिफ्ट हो जाता है जहाँ के सभी लोग बस थोड़ी बातें करने के लिए इकट्ठा हुए थे कि कल उनके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। टाइम स्किप होता है और यूटू जब वापस जाने लग जाता है तो जिंगजिंग वार्डरोब सेट कर रही होती है और उसकी हेल्प भी वो करता है। अगले दिन जिंगजिंग और भी साइंटिस्ट की वाइफ के साथ में वहाँ पर जाती है क्योंकि उन्हें उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी और उनमें से एक टूर पर ले जाती है जो कि उन्हें अरेंज करवाया था और फ्री में बस उसे उस कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करनी थी। उनमें से एक साइंटिस्ट की वाइफ जाने से मना कर देती है, लेकिन जिंगजिंग उसे किसी तरह से मना लेती है और असल में वो लेडी कुछ अपसेट दिख रही थी, लेकिन फिर वो उनका टूर अच्छा हो जाता है। और दूसरी तरफ यूटू भी अपने कलीग्स के साथ में लंच कर रहा था जो कह रहे थे कि जब से जिंगजिंग आई है तो उनकी वाइफ तो उन्हें भूल ही गई है। लेकिन यहाँ पर यूटू एक शर्त करता है कि वो जिंगजिंग को कॉल लगाकर कहता है कि मेरे कलीग्स कह रहे हैं कि तुमने उनकी वाइफ्स को उनसे चुरा लिया, और फिर दोनों फ़ोन स्पीकर पर डाल देते हैं। वहीं जिंगजिंग भी अभी सभी के साथ में लंच कर रही होती है और वो स्पीकर ऑन कर कहती है कि जिसे जो कंप्लेन करना है वो कर सकते हैं क्योंकि सारे लोग इसे सुन रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत भी नहीं होती कि वहाँ पर वो कुछ भी करे। और यूटू वहाँ पर हंसते हुए चला जाता है। उनके सीनियर्स कहते हैं कि कपल तो इनके जैसा में हो, वो दोनों बच्चों जैसे शरारतें करते हैं और फिर एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करते हैं। रात को सोते वक्त जिंगजिंग उसे लेडी के बारे में पूछती है और फिर वो बताता है कि शायद वो बीमार थी और उसका हस्बैंड उसे देखने के लिए भी नहीं जा पाया था, इसीलिए वो उससे ठीक से बात भी नहीं कर पाई। और फिर वो उसे कहता है कि वो खुद बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है, चीफ होने की वजह से वो उसे टाइम ही नहीं दे पाया और फिर अब इसे लॉन्च की अगली सुबह ही उसने बीजिंग भी जाना होगा। लेकिन जिंगजिंग उसे कहती है कि कोई भी बात नहीं, वो उसके ऊपर में प्राउड फील करती है। यूटू से कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा लकी है कि उसे जिंगजिंग जैसे अंडरस्टैंडिंग वाइफ मिली है। आधी रात को जब जिंगजिंग की नींद खुलती है तो फिर वो यूटू को बेड पर नहीं देखती और फिर दूसरी तरफ देखने पर उसे दिखता है कि वो खिड़की पर शांत और दूर लॉन्च स्टेशन में लगे हुए उस रॉकेट को देख रहा था। जिंगजिंग परेशान यूटू को हौसला देती है कि सब कुछ अच्छा ही होगा, उसकी हिम्मत रंग लाएगी। और फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि यूटू सुबह होने से पहले ही तैयार हो गया था और फिर जिंगजिंग अभी सोई हुई होती है। असल में आज लॉन्चिंग डे था और यूटू के साथ में सभी दूसरे साइंटिस्ट भी सुबह होने से पहले ही अपने रूम्स में चले गए थे और वहाँ पर ऑफिस में जाकर काम कर रहे थे। सभी बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे, लेकिन यूटू ने जाने से पहले जिंगजिंग का अलार्म को बंद कर दिया था और वो उसे आराम से सोने के लिए छोड़कर चला आया। ऑफिस में पहुंचकर सभी बहुत ही ज़्यादा नर्वस होकर अपना काम कर रहे थे कि फाइनल चेकिंग की जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब जिंगजिंग उठती है तो उसे एहसास होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई और उसका अलार्म ज़रूर यूटू नहीं बंद कर दिया होगा। और फिर वो उसे कॉल कर गुस्सा करने लग जाती है, लेकिन फिर वो उसे प्यार से कहता है कि वो तो बस उसे आराम देना चाहता था। टाइम स्किप होता है और सभी टेस्टिंग को पूरा कर दिया गया था और अब रॉकेट में फ्यूल भरा जा रहा था क्योंकि लॉन्च में अब बस 1 ही घंटा बचा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जिंगजिंग दूसरे साइंटिस्ट की वाइफ के साथ में ऑब्जर्वेशन रूम में थी और फिर वो सारे लोग कंट्रोल रूम में उन्हें देख रहे होते, जाके सारे साइंटिस्ट बैठकर लॉन्चिंग कंट्रोल करने ही वाले थे। वहीं सभी औरतों में बैठी एक एज्ड वुमन बताती है कि उसके हस्बैंड और जब न्यूली वेडिंग हुआ था तो उन्हें अच्छे से बात भी नहीं हो पाती थी क्योंकि उस वक्त तो फ़ोन या वीडियो कैमरा भी नहीं था और उस वक्त कुछ मिनट्स के लिए कॉल पर बातें होती थी। एक एरोस्पेस साइंटिस्ट की वाइफ होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सभी उनकी इन बातों से एग्री करते हैं और तभी कंट्रोल रूम में सारे साइंटिस्ट आ जाते हैं। जिंगजिंग जब यूटू को देखती है तो खुश हो जाती है, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट अपनी फैमिली की तरफ में नहीं देखता क्योंकि वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे। तभी सभी फैमिली मेम्बर्स को दूसरी जगह पर ले जाया जाता है किसी टेक्निकल इशू की वजह से। जिंगजिंग अपसेट हो जाती है क्योंकि यहाँ से लॉन्चिंग के साथ साथ यूटू को भी देख पा रही होती है। फाइनली सब कुछ हो जाता है और अब यहाँ पर फाइनल काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है। सबकी धड़कनें जैसे रुक सी गई थी, बस उस रॉकेट के स्पेस में जाने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है वो रॉकेट टेक ऑफ कर देता है और अपने स्पेस के नए सफ़र को शुरू करने के लिए वो अच्छे से निकल जाता है। सभी में खुशी की लहर सी दौड़ जाती है। सभी काफ़ी ज़्यादा खुश और इमोशनल हो गए थे। सबकी आंखों में आंसू थे खुशी के, क्योंकि उन्हें देश के लिए बहुत ही गर्व की बात थी। जिंगजिंग याद करती है कि यूटू ने उसे कहा था कि अब वो वेज से स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं और अब वो उनके साथ इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो भी अपने देश को जल्दी से उस मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं।
वही कंट्रोल रूम में अब भी सब कुछ शांत था। सभी लोग अब भी रॉकेट की वर्किंग को चेक कर रहे थे और फाइनल सेपरेशन के साथ में यहाँ भी खुशी की लहर सी दौड़ जाती और सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि उनकी मेहनत अंत में रंग ले आई। वो अब यूनिवर्स के सीक्रेट्स को जान पाएंगे और अपने मिशन के एक स्टेप और भी ज़्यादा आगे आ चुके हैं। सभी एक दूसरे से गले मिलने लग जाते। यूट्यूब भी बहुत ही ज़्यादा खुश था और हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब यूट्यूब कहता है कि वो एरोस्पेस साइंटिस्ट बनकर स्पेस के सीक्रेट्स को जानेगा, तब उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन जिंग जिंग तब भी उसे बहुत ही ज़्यादा यकीन करती थी और तब भी कहती थी कि वो ऐसा कर सकता है। प्रेजेंट में वो साइंटिस्ट जिसकी वाइफ उसे नाराज़ रहती थी और यूट्यूब का इंटरव्यू होता है, फिर वो अपनी वाइफ से मिलने के लिए जाता है, जहाँ की जिंग जिंग उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करती है और वो दोनों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। वहीं जिंग जिंग यूट्यूब का इंतज़ार कर रही होती है। वो बाहर आता है तो उसे लगता है कि वो उसे कॉल करेगा, लेकिन वो गुआन को कॉल करके कहता है कि उसने उसके ड्रीम का एक स्टेप ले लिया और फिर वो उम्मीद करता है कि वो खुश होगा इस स्टेप से। फिर वो जिंग जिंग को कॉल करता है और कहता है कि वो हमेशा उसे कहती थी कि वो बहुत ही ज़्यादा तरक्की करेगा, बहुत सारे स्टार्स देखेगा और स्पेस में अपनी रिसर्च करेगा। आज उसका कहा सच हो गया है और जिंग जिंग को वो थैंक यू कहता है और इसके साथ में हमेशा खड़े रहने के लिए। जिंग जिंग ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और फिर उसे पीछे घूमने के लिए कहती है। यूट्यूब से देखकर स्माइल करते हुए कहता है कि उसकी इतनी एज हो गई है, वो मैच्योर हो गए हैं, लेकिन हरकतें बच्चों जैसी ही है। उसके वापस जाते वक्त में जिंग जिंग यूट्यूब से सवाल करती है कि उनका रॉकेट स्पेस में कहाँ पर होगा और फिर हम स्पेस का सीन देखते हैं जहाँ कि उनका रॉकेट अब अपना काम करना शुरू कर चुका था और बस इसी के साथ में ये इंटरेस्टिंग और क्यूट सा ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है।